अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बहुत से लोग मुझसे अभी भी पूछते हैं सोलो लेवलिंग के पहले वाले वीडियोस आए कि नहीं। वो मेरे चैनल पर रिटर्न आ चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। हाँ, कुछ वीडियोस मिसिंग है पर वो वीडियोस भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। एपिसोड के शुरू में हमें बहुत बड़े से एक एयरपोर्ट को दिखाया जाता है। वहीं पे हम कुछ लोगों को देखते हैं, एक गेट को ओपन होते हुए देखते हैं। कोई कहता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इसके मैजिक पावर से लग रहा है ये गेट से सब कुछ जल्दी ही बाहर आने वाला है। हमने जल्दी इस गेट को तबाह नहीं किया तो फिर हो सकता है बहुत जल्द इसके अंदर से मॉन्स्टर डेंजर ब्रेक होके बाहर आ जाए। दूसरा बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पे एयरपोर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। पर तभी वो लोग पीछे घूमते हैं, उनकी आंखों में हम पीले रोशनी ग्लो होते हुए देखते हैं, मतलब ये लोग भी एपोस्टाइल के कंट्रोल में हैं। वो बंदा पीछे घूमते हुए कहता है अगर ऐसी ही बात है हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट करेंगे कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना एपोस्टाइल। वहीं पे हम वही एपोस्टाइल यानी वही बच्चे को देखते हैं। वो उसकी बात सुन के वहाँ पे देखने लगता है, पर तभी उसी गेट पे देखते हैं वहाँ से मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। और तभी या तो हमें ये पास्ट की सीन दिखाया जा रहा है या फिर वही नरेट करता है। वो बताता है क्रिएशंस उनको क्रिएटर द्वारा बनाया जाता है ताकि वो क्रिएटर की विश पूरी कर सके। अगर हमारा क्रिएटर बोर होता है तो फिर हम आपस में ही उनके लिए फाइट करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। अगर हमारा क्रिएटर कुछ भी चाहता है तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, हम वो चीज़ उनके लिए ला देते हैं। और हमारे एग्जिस्ट करने का वही एक तो रीज़न है ताकि हम उनकी सेवा कर पाए। पर एक दिन द क्रिएटर यानी भगवान ने कहा मेरे जैसा एक गॉड जो कि और एक डायमेंशन का है वो मर चुका है। वो उसी कप ऑफ रिइंकार्नेशन को देते हुए कहता है इसे ले जाओ और वो दुनिया जिसका कि अब कोई मास्टर नहीं है वो मुझे ला के दो। हमने हमारी भगवान की ऑर्डर को फॉलो किया है और जितने भी उनके बिलीवर्स थे हमारे दुनिया में उनको एक साथ गैदर कराया। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे भगवान की दूत जो कि वहाँ पे एक साथ इकट्ठे हुए थे। वो कहता है हमारी आर्मी उस दुनिया के लिए निकल चुकी थी जिस दुनिया ने अपनी मास्टर को ही खो दिया है। पर इतने सारे सोल्जर्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसी एनर्जी चाहिए थी जो कि हमारी इमेजिनेशन के भी पार था। जो डायमेंशनल पासवे था वो बहुत ज़्यादा नैरो था जो कि इतने लार्ज अमाउंट एनर्जी को एक साथ पकड़ के नहीं रख पाया। इसी वजह से द आर्मी ऑफ गॉड को बहुत समय लगा उसी डायमेंशनल पासवे को पार करते हुए। पर द आर्मी ऑफ गॉड उसने हार नहीं मानी और वो सब उस दुनिया में पहुंच गए जो दुनिया अपनी मास्टर को खो चुका था। और तभी हम देखते हैं बहुत सारे आर्मी अब पासवे को पार करते हुए इस दुनिया में यानी हमारी यूनिवर्स में पहुंच चुके हैं। वो कहता है पर उस जगह पे एक बंदा हमने देखा डार्कनेस और उन सब के सामने हम संग जिन्बू को देखते हैं जो कि उन सब से लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। वो नरेट करता है एक ऐसी पिच ब्लैक डार्कनेस जो कि हम कभी भूल नहीं सकते, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गहराई है। तभी संग जिन्बू को देखते हैं, वो कहता है अराइज और ये कहते ही उसकी आर्मी भी जाग उठता है। उन सारे दूतों को या फिर गॉड की आर्मी को देखते हैं जो कि एक पोर्टल के अंदर खींचे चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद हम उन सबको स्पेस में कहीं और देखते हैं। अब संग जिन्बू की आर्मी और इन सारे गॉड की आर्मियों के बीच फाइट शुरू होता है। वो एपोस्टाइल नरेट करता है द डार्कनेस और इसके सारे आर्मी इनके पास ट्रेमेंडियस ताकत था। संग जिन्बू को हम सबको एक एक करके मारते हुए देखते हैं। वो नरेट करता है द डार्कनेस ये बहुत ज़्यादा डरावना था कई मायनों में। अगर द गॉड ऑफ आर्मीज उससे लड़ते, डार्कनेस से लड़ते और लड़ते हुए मर जाते तो फिर वो डार्कनेस उसे उन सबको अपनी आर्मी में तब्दील कर लेता और खुद उनसे ही हमें मरवाता। ये फाइट जितनी देर चलता उसकी ताकत उतनी ही देर बढ़ता जाता। हम संग जिन्बू को इतने सारे गॉड की आर्मी को बदलते हुए देखते हैं। भाई हम इतने दिनों बाद संग जिन्बू को फाइट करते हुए देख के सच में मज़ा आ रहा है। और अब ये बंदा भगवान से भी फाइट कर रहा है, सोचो।
वहाँ पे इन सब की पावर्स इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वहाँ पे हम अलग अलग प्लैनेट्स को देखते हैं, सब चूरमार हो रहे हैं, डायमेंशंस को देखते हैं, चूरमार हो रहा है। और अब संग जिन्बू का इतना ज़्यादा पावर देख के जो गॉड की आर्मी थी उनको वापस जाना पड़ता है। वो नरेट करता है, जो लड़ाई उस दुनिया में शुरू हुआ था जो कि अपने मास्टर को ही खो दिया था, वो अब डायमेंशन को भी पार कर चुका था। द आर्मी ऑफ गॉड वो पूरी तरह से हताश हो चुकी थी, क्योंकि वो लोग बहुत कोशिश करने के बाद भी उस डार्कनेस को पास नहीं कर पाए थे। और तभी द एनवॉय ऑफ गॉड टेली उसने कुछ कहा, ये है अपॉर्चुनिटी। जैसा कि हमें पावरफुल होने की वजह से उस गेटवे को पास करने के लिए बहुत समय लगा था, वैसे ही वो भी अब उस दुनिया में उतनी ही जल्दी वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो भी उसी गेटवे से यहाँ पे आया है। पता नहीं क्यों पर उस दुनिया से मुझे कोई मैजिक पावर फील नहीं हो रहा है। तो फिर अगर हम लोग मिस्ट बांड की यूज करें तो फिर हम उस दुनिया को अंदर से खत्म कर सकते हैं। तभी हमें थोड़ा सा मिस्ट बांड के बारे में बताया जाता है, जो कि लोएस्ट रैंक बिलीवर्स है। ओके, इस दुनिया में जो कि मिस्ट बांड है, दरअसल वो बिलीवर्स है गॉड के, यानी दूसरे दुनिया के गॉड के बिलीवर्स है। उनको डिस्ट्रॉय किया गया था और फायर ऑफ फेथ के द्वारा जलाया गया था। हाँ, हो सकता है वो लोग कमजोर, पर उनके जो ताकत है वो उनके लिए बहुत फेटल हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है या फिर जिनके पास मैजिक पावर्स नहीं है। और उनके काटने से या फिर उनके अपने फेथ को फैलाने से जिनके पास मैजिक नहीं है उनके अंदर भी फेथ आएगा और भगवान की बिलीवर्स बढ़ जाएंगे। जैसे कि नॉर्मली हमारे दुनिया में होता है, भगवान की बिलीवर्स बढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे वो लोग काम करना चाहते हैं। और इसी वजह से अब उनमें से सब किसी ने टीली की इस स्ट्रेटजी को मान लिया और सब ने एग्री कर लिया। और अब टीली अपने एबिलिटी को यूज करा और अपने आप को 5 अलग अलग फ्रेगमेंट में बांट लिया और उसके बाद अपनी सबसे कमजोर फ्रेगमेंट को मिस्ट बांड के साथ इस दुनिया में भेज दिया, जिसका कि कोई मास्टर नहीं है। और जैसा कि प्लान था, सबसे कमजोर होने की वजह से उस फ्रेगमेंट को डार्कनेस द्वारा डिटेक्ट ही नहीं किया गया। वो सक्सेसफुली उस दुनिया तक पहुंच पाया जिसका कि कोई मास्टर नहीं था। हम उसी फ्रेगमेंट को यानी एपोस्टाइल के सबसे पहले फ्रेगमेंट को पृथ्वी पे एंटर होते हुए देखते हैं। वो पृथ्वी पे आते ही चारों तरफ ढूंढने लगा, सब कुछ देखने लगा, पर उसने कुछ ऐसा देखा जो कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने देखा इंसानों को जिनके पास मैजिक पावर्स है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि इस दुनिया का मास्टर यहाँ पे है ही नहीं। पर उसके बाद उसे पता चला मैजिक पावर सबको मिला इस दुनिया में एक ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद। और इसी वजह से जो फ्रेगमेंट था उसने डिसाइड किया कि वो अब बाकी फ्रेगमेंट्स के आने का इंतज़ार करेगा। और इसी वजह से उसने सक्सेसफुली सेकंड फ्रेगमेंट के साथ भी फ्यूज हो पाया था। तभी हम एयरपोर्ट के चारों तरफ सारे ह्यूमंस को देखते हैं। वो देखता है और कहता है, ह्यूमंस, इनके अंदर सबसे पीक पोटेंशियल रखने वाले एंटिटीज है हंटर्स, जिनके पास मैजिक पावर्स होते हैं। वो सारे इंसानों को देख रहा था, अपने ड्यूटी के बारे में सोच रहा था, पर तभी वहाँ पे जोर से एक ब्लास्ट होता है। हम देखते हैं वहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाता है, सब लोग डर जाते हैं क्योंकि वही सारे मॉन्स्टर्स गेट तोड़ के गेट से बाहर अब आ चुके थे और एयरपोर्ट में एंटर कर चुके थे। वो लोग देखते हुए डरते हुए कहते हैं, मॉन्स्टर्स, क्या यहाँ पे कोई टेंशन ब्रेक हो चुका है? हंटर एसोसिएशन को जल्दी कांटेक्ट करो। वहीं पे एपोस्टाइल को देखते हैं। वो सोचता है अगर मॉन्स्टर जिनके पास बहुत ज़्यादा मैजिक पावर्स है वो तबाही मचाने लगे तो फिर यहाँ पे जल्दी ही हाई रैंकिंग हंटर्स को आना ही पड़ेगा। अगर पॉसिबल हुआ शायद मैं एक पावरफुल एस रैंकिंग हंटर को देख पाऊँ कि वो आखिर कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे हम 2 हंटर्स को दौड़ के आते हुए देखते हैं। वो देखता है और सोचता है ये हंटर्स, इन लोगों ने स्टारडस्ट को यूज़ किया है। और तभी स्टारडस्ट के बारे में सोचता है या फिर नरेट करता है, स्टारडस्ट एक ऐसा स्टिमुलेंट है जो कि मिस्ट बांड की फेथ को मेल्ट करके बनाया गया था। पहले तो इसका ज़्यादा असर नहीं होता है, पर अगर हम लोगों ने टीली की एम्पलीफाई करने की ताकत इस पर यूज़ किया, यानी इस फेथ पर यूज़ करा, तो फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है
और तभी उन सारे हंटर्स को भी हम उसके कंट्रोल में आते हुए देखते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे ये समझ में आया कि उस दुनिया से इस दुनिया में ये लोग कैसे आए, और ये जो मिस्टबान है, ये स्टारडस्ट है, ये क्या चीज़ है, ये सब कुछ समझ में आया। फिर भी अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, मुझे बोल देना, मैं समझा दूंगा। वो उन सबको कंट्रोल करने के बाद कहता है, तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो, जल्दी से वापस जाओ। वो लोग उसके सामने झुकते हुए कहता है, ये सब स्टाइल। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं सारे मॉन्स्टर्स अब लोगों को मारे जा रहे हैं, खत्म करे जा रहा है। वहीं पे उसके सामने एक लड़की को मार दिया जाता है, पर वो बस उसे देखता रहता है और सोचता है, क्रिएशंस सिर्फ अपने गॉड की विल के लिए एग्जिस्ट करते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, भगवान की विश को पूरा करना, क्रिएटर की विश को पूरा करना। पर इन सारे इंसानों के अंदर आखिर डिजायर क्यों है? क्यों ये लोग जीना चाहते हैं अपने लिए? इन सारे क्रिएटर्स के अंदर डिजायर है, इच्छा है, आशाएं है, होप है, जो कि सिर्फ एक क्रिएटर के अंदर होना चाहिए। क्या इन सारे तुच्छ इंसानों को लगता है कि ये लोग हमसे सुपीरियर है? वहाँ पे हम चारों तरफ सारे मॉन्स्टर्स को, इंसानों को मारते हुए देखते हैं। वो लोग रोए जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पर तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, एक डेंजन ब्रेक, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे कोरिया में अभी तो आया हूँ और अभी। तभी एक बंदे को एक मॉन्स्टर मारता, पर उससे पहले ही सूहो वहाँ पे आता है और उसे जोर से मारता है। वो कहता है, मैं इन सारे मॉन्स्टर्स को रोकता हूँ, तो प्लीज यहाँ से भाग जाइए। वो एपोस्टाइल उसे देखता है, चौंकता है। दूसरी तरफ सूहो अपनी ताकत से उन सारे मॉन्स्टर्स से फाइट करे जा रहा है। वो एपोस्टाइल अब ली मिनसियांग की बात सोचता है, जिसने कि किसी एक ऐसे ही बंदे के बारे में बताया था जो कि ब्लैक मास्क पहनता है, जिसने कि हायना गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और सोचता है, क्या ये वही डिसरप्टर है जिसके बारे में ली मिनसियांग ने बताया था? चारों तरफ से सारा गॉब्लिन्स हमला कर रहे हैं इंसानों पे, पर तभी उनके सामने एक बंदा आता है जो कि एक ही बार में उन पर हमला करता है, उनको मारने लगता है। ये और कोई नहीं बल्कि संग जिनबू था। वो आके उन सब की हालत खराब करने लगता है, मारते हुए सोचता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इस जगह पे हंटर एसोसिएशन डेंजन ब्रेक होने दे। पर आखिर यहाँ पे हुआ क्या था? मुझे सारे लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलवाना ही होगा। वो देखते हैं बहुत सारे गॉब्लिन्स को मार चुका है, पर तभी पीछे से हम देखते हैं वही तारिम के एपोस्टाइल। वो उसे देख रहा था और सोचता है, इसे देख के लगता है इसके अंदर द फेथ ऑफ मिस्टबान वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इसने कभी भी स्टारडस्ट को कंज्यूम नहीं किया है। वैसे क्या बताऊं, इसका मैजिक पावर बहुत नॉर्मल है, जैसे कि ली मिनसियांग, या फिर हो सकता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। पर तभी सूहो उन सारे गॉब्लिन्स की तरफ हाथ आगे करता है और कहता है, अराइज। और उसके ये कहते ही सारे गॉब्लिन्स अब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। वो सबको ऑर्डर देता है, वो लोग मिल के सारे लोगों को यहाँ से बाहर ले जाए। दूसरी तरफ उसे ऐसा करते हुए देख के वो एपोस्टाइल बहुत चौंक चुका है, उसकी आंखें बहुत बड़ी हो जाता है, और तभी सोचता है, ये तो ऑथोरिटी है जो कि डार्कनेस वो यूज़ करता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है पृथ्वी पे एक ऐसा इंसान है जो कि डार्कनेस की ऑथोरिटी का यूज़ कर सकता है। क्या ये इंसान डार्कनेस का कोई रिलेटेड है या फिर कुछ और? अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों इसने हायना गिल्ड को और हमारी कामों को डिस्टर्ब किया था। सूहो तभी उस तरफ देखता, वो सोचता है कि अब वो अपनी प्रेजेंस को छुपाएगा, पर वो और कुछ करता तभी उसके पीछे हम बहुत बड़े से ट्रक देखते हैं। वो सोचता है मैं अपनी एग्जिस्टेंस को अब उसे रियलाइज़ नहीं होने दे सकता, पर तभी वो ट्रक उसके पीछे आ जाता है। पर सूहो उसके पीछे उसे बचाने के लिए अब उसके आगे आ जाता है, और वो ट्रक वहीं पे पूरी तरह से चूरमार हो जाता है। सूहो कहता है, अब तो लगता है एक ट्रक हवा में कहीं से भी ऐसे आ सकता है। बच्चे, क्या तुम ठीक हो ना? सामने देखता है और उसके सामने हम एक बहुत खतरनाक बुल जैसे मॉन्स्टर को देखते हैं। वो मॉन्स्टर उसे देख के चीखने लगता है, पर तभी देखते हैं एपोस्टाइल अपने पावर का इस्तेमाल उसके अंदर करता है। सोचता है, अरे ये क्या ये एक बॉस मॉन्स्टर है? बेरू कहता है, यंग मोनार्क,
मैं इसके अंदर से इतारिन की एनर्जी सेंस कर पा रहा हूँ। सुहो कहता है, अगर ऐसी ही बात है इसका मतलब ये इतारिन से रिलेटेड हो सकता है। तभी बेरू पीछे देखता है पर वो कुछ भी नहीं देखता और सोचता है, क्या क्या मैं कुछ इमेजिन कर रहा था। उसके पीछे हम वहीं पे बोई अपोस्टाइल को देखते हैं, पर तभी वो मॉन्स्टर अब हमला कर देता है। सुहो भी हमला करने के लिए तैयार होता है और सोचता है, मैं अपने सारे स्टैट्स जो भी मैंने गेन किया था वो लगा देता हूँ यहाँ पे। उसकी स्ट्रेंथ लेवल 70 से 77 होते हुए देखते हैं, यानी 77 होते हुए देखते हैं। और तभी वो मॉन्स्टर और उसकी पंच आपस में टकराता है, जिसका शॉक वेव चारों तरफ गूंजने लगता है। पीछे से हम देखते हैं वही अपोस्टाइल ये देखता है और सोचता है, क्या इसने मुझे अभी अभी बचाया? क्या इसे लगता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ? हाँ, हो सकता है इसने डार्कनेस के जैसा ऑथोरिटी का यूज़ किया, पर उसके कंपैरिजन में ये बहुत बहुत कमज़ोर है। दूसरी तरफ सुहो की पंच की वजह से उस मॉन्स्टर की हालत हम बहुत ख़राब होते हुए देखते हैं। अब वो अपोस्टाइल उसे देखते हुए सोचता है, मैं लकी था इसे यहाँ पे देख पाया, पर मुझे जल्दी ही इसको ख़त्म करना ही होगा। पर तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, चलो अब सब कुछ जल्दी ही ख़त्म करते हैं। और तभी वो अपनी आँख की पावर एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे चारों तरफ आँख की गोले बरसने लगते हैं। सारे जो मॉन्स्टर्स हैं उनके ऊपर बरसने लगते हैं। वो अपोस्टाइल वो ये देखता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। सुहो उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बस कहता है, क्या आग? अब देखते हैं वहाँ पे जितने भी सारे मॉन्स्टर्स थे, सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर एक साथ आग बरसने लगते हैं। सुहो वहीं पे बस ये सब कुछ देख रहा था। तभी सोईजोंग, आई थिंक कि आपको इसका नाम याद होगा अगर आपने पहले सोलो लेवलिंग देखा होगा, वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और एक साथ सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। सुहो ये देख के बहुत चौंकता है और सोचता है, क्या फायरबॉल्स? मतलब ये कौन कैसे कर सकता है? और ये सारे सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही अटैक कर रहे हैं। अब तो ये विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक साथ इतने सारे मॉन्स्टर्स को ये मार रहा है। और तभी सामने देखता है और सोचता है, क्या एक हंटर जो कि आग को कंट्रोल कर सकता है? क्या ये सोईजोंग इन एक एस रैंक हंटर है? तभी सोई कहता है, ओह। सो के पीछे देखता है और उस मॉन्स्टर को देख के कहता है, लगता है कि तुमने मेरा अटैक विथस्टैंड कर लिया है, तुम बहुत टफ हो। सुहो भी पीछे देखता है। तभी देखते हैं वो अपनी और एक पावर एक्टिवेट करता है और एक आग की तीर धनुक जैसा बना लेता है और उसी से अब उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। वो मॉन्स्टर भी उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है या फिर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी इंस्टेंटली वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है। उसकी एक ही अटैक से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर पूरी तरह से दीवार चीरते हुए वहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। अब उसे ख़त्म करने के बाद सोईजोंग कहता है, इसी के साथ ये सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। वहाँ पे अब सब कोई देखते हैं सोईजोंग की तारीफ करने लगता है। वो भी सबको देखते हुए थैंक यू कहता है, स्माइल करने लगता है। पर अब उसे याद आता है कि यहाँ पे और एक यंग चाइल्ड या फिर बच्चा था। कुछ ही देर बाद देखते हैं उसके हाथ में सुबह की रोब और वो सोचता है, आखिर ये हंटर कौन था जिसने कोई क्रेडिट भी नहीं ली है, और ऐसा आखिर वो क्यों ही करेगा? आखिर ये हंटर कौन था जो कि मेरे आने से पहले या फिर फाइट कर रहा था और उसने कोई क्रेडिट भी नहीं ली है? आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? सुहो को देखते हैं, वो छुपा हुआ है और सोचता है, आई एम ग्लैड मैंने अपनी अपीयरेंस छुपा ली है, मैं अभी अपने आप को रिवील नहीं कर सकता। और अब ये अटैक देख के सोचता है, इसका मतलब इतारिम्स वो लोग सीक्रेटली कुछ काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये लोग एक साथ इतने सारे लोगों पे, सिविलियंस पे हमला कर रहे हैं। आखिर क्या इनके पास कोई प्लान है? क्या ये लोग कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं? तभी सीन शिफ्ट होता है, धीरे धीरे रात होता है। हम एपोस्टाइल को देखते हैं उसी की बिल्डिंग में, वो सोच रहा है सुहो की बात। तभी उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है, उसमें से कुछ बाहर आने लगता है। वो देखते हुए कहता है, तुम आ चुके हो थर्ड फ्रेगमेंट? वो पोर्टल से कोई कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी सेकंड फ्रेगमेंट। वो कहता है, मैं ये बॉडी तुमको देने से पहले कुछ सिंपल ब्रीफिंग देना चाहता हूँ।
इतने सारे इंसानों में से यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मैजिक पावर्स भी है, वो है हंटर्स। और इन सारे हंटर्स में से कुछ बहुत ताकतवर है जैसे कि एस रैंक्स, उनसे हमें थोड़ा सा संभाल के रहना होगा। और एक वेरिएबल जिससे हमें छुटकारा, पर उसकी बातों को काटते हुए वो कहता है रुक जाओ, अगर यही सब है मैं तुम्हारी बॉडी में जाने के बाद तुम्हारी मेमोरी से सब कुछ देख सकता हूँ ना। तुमने अब अपना ड्यूटी कंप्लीट कर लिया है और अब मैं तुम्हें पूरी तरह से ऑब्जर्व करूंगा जैसा कि प्लान था। ये सुन के वो बस चुप रहता है। उसे ऐसे चुप रहते हुए देख के थर्ड फ्रेगमेंट कहता है क्या हुआ सेकंड फ्रेगमेंट, क्या कोई गड़बड़ है? वो कहता है नहीं, मैं बस सब कुछ अब तुम पर छोड़ता हूँ। और वो मन में सोचता है आखिर मुझे क्या हुआ है, मुझे आखिर बुरा फील क्यों हो रहा है? मैं इस दुनिया से पूरी तरह से गायब होने वाला हूँ। अब एक नया पर्सनालिटी मेरे अंदर आने वाला है, मुझे पूरी तरह से टेक ओवर करने वाला है। नहीं, ऐसा सोचना सही नहीं होगा क्योंकि मैंने अपना ड्यूटी पूरा कर लिया है और मेरा टॉप प्रायोरिटी वो भगवान होना चाहिए। ये सब कुछ उस महान क्रिएटर के लिए है, द गॉड। और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो थर्ड फ्रेगमेंट को अपने अंदर समा लेता है और तभी वहाँ पे चारों तरफ सब कुछ चमकने लगता है। वो बिल्डिंग पूरी तरह से रोशनी से भर जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे अब धीरे धीरे सारे धूल और सब कुछ हटता है। और अब उसी अपोस्टाइल को हम बड़े या फिर टीनेज रूप में देखते हैं। वो देख के कहता है ये मेमोरीज, एक वेरिएबल जिसके बारे में सेकंड फ्रेगमेंट ने मुझे बताया था। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो कि डार्कनेस जैसा सेम ऑथोरिटी का यूज कर सकता है। वैसा सेकंड फ्रेगमेंट, तुम्हारा लास्ट डिसीजन वो गलत था। उससे छुटकारा पाना ये वेस्ट होगा क्योंकि अगर हमने उसे एक फॉलोअर बना लिया तो फिर हम मुर्दों को भी कंट्रोल कर पाएंगे। एपिसोड की शुरू में हमें एक बिल्डिंग दिखाया जाता है और वहीं पे उसके अंदर हम देखते हैं सुहो को। वो बहुत थका हुआ था। बेरू देख के कहता है आपको देख के लगता है आप बहुत थके हुए हैं यंग मोनार्क। वो कहता है हाँ क्यों नहीं होऊंगा, मेरे अंकल ने मुझे बहुत ज्यादा लेक्चर जो झाड़ा है। उसके अंकल को देखते हैं, उसने बहुत बहुत गुस्सा करा है उसके ऊपर। कहा था हाँ ये अच्छा है, तुम अच्छी चीजें कर रहे हो, पृथ्वी को बचाना ये भी अच्छा है, पर तुम्हारी जान, तुम्हारी सेफ्टी सबसे पहले आता है। अगर तुमको कुछ हुआ तो बताओ तुम्हारे फैमिली को, तुम्हारे माँ पापा को मैं क्या जवाब दूंगा। ये याद आते ही सुहो को थोड़ा अच्छा लगता है और वो कहता है मॉम एंड डैड शायद वो भी मेरे बारे में चिंता कर रहे होंगे, है ना? ठीक है चलो अब शैडो डेंजन में। ये सुनते ही बेरू कहता है क्या, पर आपको तो थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए ना। वो कहता है नहीं ठीक है, रेस्ट वेट कर सकता है, मैं बहुत जल्दी में था इसीलिए आज का डेली क्वेस्ट कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। डेली क्वेस्ट का रिवार्ड जो होता है मैं वो मिस नहीं कर सकता। बेरू सोचता है शायद यंग मोनार्क ताकतवर बनने के लिए बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें शैडो डेंजन दिखाया जाता है। हम सुहो को देखते हैं जो कि आके बहुत चौंका हुआ है क्योंकि उसका जो डेली क्वेस्ट वो जा चुका था। नोटिस आता है सारे अदर वर्ल्डी यानी सारे बीस्ट को मार दिया गया है, डेली क्वेस्ट खत्म होने वाला है। वो कहता है यहाँ पे आखिर क्या हुआ था। तभी वहीं पे हम एसिल और अमूत को देखते हैं। एसिल कहती है अमूत ने जितने भी गॉब्लिन्स और जितने भी सारे मॉन्स्टर्स थे उनको रातों रात मार दिया यंग मोनार्क। अमूत भी कहता है हाँ मैंने सारे के सारे सर्वेंट्स को मार दिया है जो कि ट्रैंक के सेवा करते थे और जिनके साथ यंग मोनार्क फाइट करता था। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैंने किसी भी ह्यूमंस को नहीं मारा। सुहो कहता है क्या तुमने इतने सारे गॉब्लिन्स को एक साथ मार दिया, पर इससे तो मेरे डेली क्वेस्ट इसमें बहुत ज्यादा कमती आ जाएगा। पर अमूत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो फिर मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ। ये सुन के सुहो थोड़ा सा चौंकता है और कहता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ कैसे ट्रेन करते हैं, मैं तुम्हें ट्रेन कराऊंगा और तुम्हें ताकतवर बनाऊंगा। तभी एक क्वेस्ट आता है डेली क्वेस्ट, प्रिपरेशन टू बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। वो अराइव हो चुका है, क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? वो देख के सोचता है क्या एक और क्वेस्ट, क्या मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए? वो उसे एक्सेप्ट भी करता है और उसे कहता है ऑल राइट, अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, चलो 100 सिटअप्स और 100 स्क्वाट और 10 किमी रन ये सब कुछ करते हैं। यही है वे ताकतवर बनने का। पर ये देख के अमूत कहता है क्या ये अब नहीं होगा, इसके बाद से तुमको मुझे कैरी करना होगा ये सब कुछ करते हुए। और तभी देखते हैं फिर से क्वेस्ट आता है
पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग सब कुछ करना होगा, पर अपने पीठ पे उसे आमुद को कैरी करके ये सब कुछ करना होगा। सुहो बहुत डर जाता है, पर उसे ऐसा डरा हुआ देख के आमुद कहता है, मुझे लगता है कि मेरा जो अभी साइज है ये तुम्हें डरा रहा है, इससे तुम्हें मुश्किल होगा। ठीक है, ट्रैंक की वजह से मेरी बॉडी ने बहुत बार रीजनरेट हुआ है, और ये इतनी बार हुआ है कि मैं अब अपनी बॉडी को यानी बॉडी साइज को मैनिपुलेट करना सीख चुका हूँ। और तभी देखते हैं धीरे धीरे वो छोटा होने लगता है। ग्रे के साथ एसील, सुहो सब उसे देखने लगते हैं। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं आमुद अब छोटा हो चुका है, लगभग सुहो के साइज का। वो उसे कहता है, लगता है कि ये ठीक होगा, है ना? सुहो सोचता है, आमुद वो छोटा हो सकता है। और तभी वो तैयार होता है पुशअप करने के लिए और सोचता है, आमुद हाँ, हो सकता है हम दोनों के बीच का ताकत का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, और शायद इसीलिए उसके साथ बॉन्ड स्किल करने का जो रिक्वायरमेंट है वो अनलॉक करना बाकी है। तभी नोटिस में दिखाया जाता है उन दोनों के ताकत के डिफरेंस की वजह से अभी आमुद के साथ वो बॉन्ड स्किल यूज़ नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे अपने लेवल इंक्रीज करना होगा, लगभग लेवल 80 तक। तभी देखते हैं आमुद उसके ऊपर बैठ जाता है, पर बैठते ही सुहो का दम निकल जाता है, वो ज़मीन फटने लगता है। सब चौंक जाते हैं, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी आमुद कहता है, ओहो मैं भूल चुका था, मैंने शायद ये तुम्हें पहले नहीं बताया। मैं अपना साइज मैनिपुलेट कर सकता हूँ, पर उससे मेरे वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एसील और बेरू डर चुके हैं। अब सुहो कहता है, क्या मुझे ऐसे 100 पुशअप करना होगा? ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मेरे आर्म्स अभी ब्रेक हो जाएंगे। हाँ पता है ये बहुत टफ है, पर तुम्हें करना ही होगा। अपने आप को तोड़ना और फिर से रिजेनरेट करना, यही तुम्हें ताकतवर बना सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हम किसी दूसरे जगह यानी पाजो फील्ड टाइप डेंजन में देखते हैं। वहीं पे मिस्ट बान को जलते हुए देखते हैं। लिम इंसियांग को देखते हैं। वो कहता है, अरे तुम आ चुके हो, और कब तक मुझे ये करना होगा? उसके पीछे हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं। वो कहता है, ह्यूमन तुम्हें तो ऑनर फील करना चाहिए कि तुम इसका एक पार्ट हो। चूजन वन, उन्होंने हमें हमारी फील्डी लाइफ से बचाया, है ना? तभी हम डीमन मुर्मू को देखते हैं। वो स्टारडस्ट फैक्ट्री की देखभाल करता है। और तभी हम ली मिनसियांग को देखते हैं। वो कहता है, क्या एक फील्डी लाइफ? पर तभी देखते हैं वो उस पर अपने तलवार से हमला करता है, जिससे उसके बॉडी का कुछ पार्ट्स नीचे गिरते हैं। हम उसे बहुत गुस्से में देखते हैं। वो कहता है, तुम्हारे जैसे एक मॉन्स्टर मेरे लाइफ को जज कर सकता है? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है? वैसे वो बच्चा वो कहाँ है? वो मॉन्स्टर कहता है, वो स्टाइल वो अभी थोड़े से बिजी है। लिमटियागु जल्दी ही कोरिया वापस आने वाले हैं, उससे कहो कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करे। तभी वो मॉन्स्टर वही पत्थर को दिखाते हुए कहता है, ह्यूमन तुमको भी ये मिला है ना? पर तुम इसका यूज क्यों नहीं करते? तभी वो अपना बैक स्टोरी बताने लगता है। वो कहने लगता है, द चोजन वन वही हमारा सेवियर है। वो तब अपीयर हुआ था जब शैडो मोनार्क ने हमारे वहाँ पे यानी डीमन रेल में सब कुछ तबाह कर दिया था, और मैं डायमेंशनल क्रैक से बाहर आया उन्हीं की वजह से पूरा स्टारडस्ट डीमन रेल में डिस्ट्रीब्यूट हो पाया, और इसी की वजह से हम हमारे रेल्म के ट्रेडर्स को हरा पाए। अगर तुम भी उन्हें फॉलो करोगे तुम्हें भी ऐसा ताकत मिल सकता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। शायद उसके बाद तुम उस लिमटियागु को हरा पाओ जिसके बारे में तुम हमेशा बात करते हो। पर ये सुनते ही वो कहता है, हाँ क्या पता तुम्हें इस रैंक्स के बारे में? मुझे ये सब कहना बंद करो, मैं उस भद्दे से चीज को कभी नहीं लेने वाला। लिम दूसरी तरफ झाने लगता है, पर वो मॉन्स्टर कहता है, ह्यूमन यू आर टू फूलिश, इसी वजह से तुम हमेशा लूजर ही बने रहोगे। लिम को देखते हैं उस बिल्डिंग से बाहर आते हुए, और वो कहता है, मुझे बस ये सब कुछ तब तक एंड्योर करना होगा जब तक वो बच्चा लिमटियागु को मार ना दे। उसके बाद मैं हंटर एसोसिएशन को रिपोर्ट कर दूंगा और वो लोग इसको संभाल लेंगे। मैं सब कुछ वैसे ही कर रहा हूँ जैसा कि होना चाहिए था, जैसा कि पहले था। तभी देखते हैं ऊपर से उसे कोई नोटिस कर रही थी। एक लेडी को देखते हैं, वो एसोसिएशन चेयरमैन को ये खबर देता है ली मिनसियांग के बारे में कि वो यही था। एसोसिएशन चेयरमैन को देखते हैं, वो कहता है, मुझे लगता है कि वो वही जगह है ना, जहाँ पे स्टारडस्ट को बनाया जाता है। ऑल राइट, उस पर नज़र रखो हंटर मिहो।
वो फ़ोन रखता है। तभी वहाँ पे वही हंटर, अरे आई एम सॉरी इसका नाम दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, पर आप बता देना। वो चेयरमैन बू से कहता है, चेयरमैन बू लगता है कि हम बहुत पास पहुँचने वाले हैं। वैसे एयरपोर्ट डेंजर ब्रेक के दौरान जितने भी सारे हंटर्स थे उनको कुछ भी याद नहीं है। सारे के सारे हंटर्स ने स्टारडस्ट कंज्यूम करा था। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे हंटर्स को अजीब अजीब तरह से बिहेव करते हुए देखा है, वो भी अलग अलग जगह पे। और जितने भी सारे हंटर्स ऐसे करते हैं वो सब स्टारडस्ट को कंज्यूम करते हैं। अब तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस देख के लगता है स्टारडस्ट को बैन करना ही होगा हंटर एसोसिएशन की तरफ से। तभी वो जाते हुए कहता है, वैसे ली मिंगसियान के बारे में आपका क्या ख्याल है, उसके साथ क्या करने वाले हैं? वो कहता है, हमें जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी उसके पीछे जो है उसको ढूंढना होगा। ये सुन के वो भी कहता है, अगर ऐसी बात है मेरे हंटर्स आपकी मदद करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है। वो फोटो को देखते हुए सोचता है, ओह सीईओ ने बताया सूहो वापस आ चुका है। अगर सूहो भी उसकी पापा की तरह एक ग्रोथ टाइप हंटर है, इसका मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि सिस्टम उसके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स रखेंगे, जैसा कि उसके पापा ने एक्सपीरियंस किया था। और तभी वो सोचता है, हंटर संग जिनबू, मैं वो सब कुछ करूँगा जो कुछ भी मुझे सूहो की मदद करने के लिए करना पड़े। सीन शिफ्ट होता है। सूहो को देखते हैं। ताकत लगाने की वजह से उसने लगभग 100 पुशअप पूरा कर लिया है और अब ताकत लगाने की वजह से उसके हाथ फट चुके हैं, खून निकल रहा है। अमोद कहता है, यंग मोनार्क आर यू डन ऑलरेडी? पर हमने तो आज सिर्फ अभी पुशअप्स ही खत्म किए हैं। पर दूसरी तरफ अब एसील, बेरू सब सूहो की हालत देख के डर चुके हैं। बेरू गुस्से में कहता है, स्टूपिड क्रोकोडाइल, यू बास्टर्ड, आखिर तुमने हमारे फ्राजाइल यंग मोनार्क के साथ क्या किया है? ये ट्रेनिंग अभी के अभी बंद कर दो। पर तभी सूहो धीरे धीरे हाथ उठाते हुए कहता है, स्टेटस विंडो। तभी उसके सामने हीलिंग पोशन को देखते हैं, जिसको पी के वो कहता है, ये सच में बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं ली मिनसियांग से फाइट कर पाऊँ। अब सिर्फ मेरे पास 3 टास्क ही बचा हुआ है। उसे ऐसे बात करते हुए देख के अमूद थोड़ा सा स्माइल करता है। तभी देखते हैं सूहो ने अब अपने आप को हील कर लिया है और वो फिर से फाइट करने के लिए तैयार होता है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं बेरू और एसिल डरे हुए हैं। सामने सूहो को हम देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अभी भी ट्रेनिंग करते हुए जा रहा है। ट्रेनिंग करते करते उसका बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है और उसका हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि बार बार उसे पोशंस लेना पड़ रहा है। हम देखते हैं वो उसे अपने कंधों पे लेके उठक बैठक कर रहा है और एक के बाद एक पोशन लेते हुए जा रहा है। फिर हम उसे अमूद को कंधे पे लेके भागते हुए देखते हैं। अमूद अब ये सब देख के सोचता है, इसे नई स्किल की यूज़ करने के लिए इस ट्रेनिंग से गुजरना ही होगा। पर मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो ये कर पाएगा। पर हाँ, ये मुझे कहना ही होगा, वो कभी भी गिव अप नहीं करते, हमेशा सल्यूशन ढूंढते हैं। हम देखते हैं सूहो की हालत इस तरह बहुत बहुत ख़राब हो रहा है। अब ऐसा देख के अमूद फिर से सोचता है, शायद कभी एक दिन वो ट्रेंड को सरपास कर देगा या फिर बाकी मोनार्क्स को सरपास कर देगा। कुछ समय बाद हम देखते हैं सूहो चिल्लाता है, मेरा पीठ, कोई तो पोशन को परचेज करो। सीन शिफ्ट होता है। ग्रे को सूहो के ऊपर सोए हुए देखते हैं। सूहो की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। नोटिस आता है, द क्वेस्ट रावर्ड वो आ चुका है, क्या तुम अपने रावर्ड्स को चेक करना चाहोगे? वहीं पे अमूद, एसील, बेरू सबको देखते हैं। अमूद कहता है, तो आज के लिए ट्रेनिंग इतना ही। सूहो अपने रावर्ड्स को चेक करने लगता है और कहता है, इस ट्रेनिंग और आज की डेली क्वेस्ट की वजह से मैं अपने एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा पाया। वो ये सब देख के अमूद को खुश होते हुए कहता है, अमूद आई विल बी काउंटिंग ऑन यू, कल हम ऐसा ही करेंगे। अमूद भी खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ देर बाद सूहो अब सो चुका है। बेरू उसको चादर से ढकते हुए कहता है, वो यहाँ पे आने के बाद ही सो गया। आज आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया है यंग मोनार्क। तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो टीवी की तरफ देखता है और सोचता है, फाइनली अब थोड़ा सा पर्सनल टाइम है। और तब वो टीवी चला के देखने लगता है। टीवी पे हमें न्यूज़ सुनाई देता है, हंटर एसोसिएशन ने अनाउंस किया है नई रेगुलेशंस के बारे में, वो भी फील्ड टाइप डेंजर्स को लेके।
हमें यहाँ पे फील्ड टाइप डेंजन्स के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाता है। हमें बताया जाता है फील्ड टाइप डेंजन नॉर्मल डेंजन जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें से कीमती मटेरियल्स जैसे कि अलग अलग तरह की मटेरियल्स, मॉन्स्टर्स की मैजिक एसेंस क्रिस्टल्स और अलग अलग चीजें निकलते हैं, और इसीलिए फील्ड टाइप डेंजन्स प्राइवेट गिल्ड को दिया जाता है और उन्हें इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। पर अब इस इंसिडेंट यानी एयरपोर्ट वाला इंसिडेंट की वजह से इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाएगा। अब इसी वजह से हंटर एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि वो लोग अब देखेंगे ग्रीम रिपर गिल्ड और बाकी जो गिल्ड्स हैं उनके पास कितने या फिर कैसे कैसे फील्ड टाइप डेंजन्स है। सीन शिफ्ट होता है, ली मिनसियान को देखते हैं। वो एक पेपर को पढ़ के सामने देखते हुए कहता है, ये आखिर क्या है? सामने से एक बंदा कहता है, हंटर ली मिनसियान, द ग्रीम रिपर गिल्ड, इसके पास बहुत सारे फील्ड टाइप डेंजन्स है और हम ऐसे फील्ड टाइप डेंजन्स जो कि दुनिया के लिए खतरा हो सकता है उनको अपने हाथों से, अपने नजरों से बाहर जाने नहीं दे सकते। और इसी वजह से ऊपर से हमें ऑर्डर दिया गया है कि जो बी रैंक फील्ड टाइप डेंजन है यानी बाजू फील्ड जो कि ग्रिम रिपर गिल्ड को बिलोंग करता है उसे क्लियर करने का ऑर्डर मिला है। और वैसे भी आधा साल से ज्यादा हो चुके हैं, आपने कोई भी हंटर का काम नहीं किया है और इसीलिए आपको भी बाजू फील्ड रेड में हिस्सा लेना होगा ताकि आप अपना लाइसेंस बरकरार रख पाए। ली मिनसियान ये सब चुपचाप सुनने लगता है और वो समझ जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन बू जिन चुल उन्हीं का किया है। और वो सोचने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए उसे ये सब कुछ रिजेक्ट करना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे हंटर एसोसिएशन को दुश्मन क्यों ना बनाना पड़े। पर तभी आवाज आता है, हाँ ठीक है, हंटर एसोसिएशन जैसे चाहता है वैसे ही हम लोग वो मानने के लिए तैयार है। वो सामने देखता है, चौंक जाता है। वही बंदा थैंक यू कहता है और कहता है, थैंक यू गिल मास्टर हंटर लिम त्याग्यू। तभी हम सामने हंटर लिम त्याग्यू को देखते हैं जो कि एस रैंक हंटर और ग्रीम रिपर गिल्ड के गिल मास्टर है। उसे सामने देखते ही ली मिनसियान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। वो सोचने लगता है, लिम त्याग्यू, नो वंडर वो इतना जल्दी यहाँ पे वापस आया, वो मेरे रास्ते में आना चाहता है। दूसरा बंदा कहता है, हंटर एसोसिएशन जल्दी ही हंटर्स को डिस्पैच करने वाले हैं, प्लीज आप भी अपने पार्टी को तैयार रखना। तभी हम देखते हैं वो लोग चले जाते हैं। अब वहाँ पे लिम त्याग्यू और ली मिनसियान बैठे हुए हैं। ली मिनसियान कहता है, लिम त्याग्यू तुम आखिर क्या कर रहे हो? क्या पागल हो चुके हो तुम? क्या तुम जानते भी हो वो फील्ड टाइप डेंजन कितने ज्यादा एक्सपेंसिव है? लिम त्याग्यू कहता है, तुम्हें क्या लगता है हंटर एसोसिएशन का गोल आखिर क्या है? क्या उनका गोल है डेंजन से छुटकारा पाना? बिल्कुल नहीं, शायद वो लोग भी समझ चुके हैं तुम क्या कर रहे हो। ये सुनते ही ली की हालत खराब हो जाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। तुमने सिर्फ मेरे वार्निंग को ही इग्नोर नहीं किया बल्कि तुमने मेरे गिल्ड के मेंबर्स को जैसे चाहे अपने मर्जी से इस्तेमाल किया। मिनसियान तुम्हें लगता है मैं वही तुम्हारा ड्राइवर हूँ जो कि तुम्हारे लिए सब कुछ क्लियर करता है? वो बहुत ही गुस्से में ये कहता है। ली मिनसियान डर जाता है। तभी लिम त्याग्यू का फोन बजता है। वो जब देखता है और कहता है, क्या एक रिक्रूटर वो मुझसे कांटेक्ट कर रहा है? क्या कहा उसने? एक नया एस रैंक हंटर, वो कोरिया में अपीयर हुआ है। ठीक है ली, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और जाते हुए वो उसे कहता है, तुम अब भी सब कुछ ठीक कर सकते हो तो अच्छा होगा कि तुम सब कुछ जल्दी ही क्लियर करूं। ये कहते हुए वो चले जाता है। ली मिनसियान वहीं पे बैठा है। उसे बहुत गुस्से में देखते हैं क्योंकि एक नया एस रैंक हंटर जो अपीयर हुआ है। वो सोचने लगता है, एक और एस रैंक हंटर, कौन ऐसा फिर से लकी हुआ जो कि एस रैंक बन गया अचानक? वो एलियन बच्चा, वो बड़ा कब होगा और दूसरा फ्रेगमेंट कब आएगा? कब वो मेरे लिए लिम त्याग्यू को मारेगा? पर तभी उसका फोन में नोटिफिकेशन आता है जो देख के वो हंसने लगता है क्योंकि वो अपने फोन पे वही एक्सप्रेशन देखता है। वो समझ जाता है कि ये कौन है और कहता है, लगता है कि वो कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं एक जगह पे उसी बंदे को यानी एपोस्टाइल को। सब उसे देख के चौंक चुके हैं क्योंकि वो कोरिया का नया एस रैंक हंटर है। उसका नाम है पार्क डोजिन। तभी देखते हैं सोई जोंग उसे आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहता है, वैसे क्या हम कभी मिले हैं इससे पहले? ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कभी देखा है। पर वो कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं। सोई फिर माफ़ी मांगता है और उसे अपना टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है। पर वो उसकी ऑफर को ठुकरा देता है और सामने उंगली दिखाते हुए कहता है, मैंने किसी और टीम को चुन लिया है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ।
और तभी देखते हैं वहाँ पे दौड़ते हुए लिम तियागो भी आता है। एक हफ्ता बीत जाता है, उसके बाद हमें पाजू फील्ड दिखाया जाता है। वहीं पे हम वही लड़की यानी बियक मिन्हो को देखते हैं जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड से यहाँ पे पाजू फील्ड रेड में ज्वाइन करने के लिए आया है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसके सामने ली मिन सियांग को देखता है, वो भी बहुत ही हंसते खेलते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसे ऐसे एक्टिंग करते हुए देख के बियक मिन्हो सोचता है, वाओ, आई गेस ऐसे ही वो एक अच्छा एक्टर नहीं है। मुझे पता है वो अंदर से कितना ज़्यादा बुरा है, पर देखो तो यहाँ पे बाहर से सबको दिखा रहा है कि वो कितना काइंड है, कितना अच्छा है। और सोचता है जो भी होगा आज पाजू फील्ड के अंदर, वहाँ पे मैं तुम्हें एक्सपोज करने वाली हूँ, वो भी अपने हाथों से। और एक अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल, द न्यू एस रैंक जो कि ग्रीम रिपर गिल्ड को ज्वाइन किया है, पार्क डोजिन, वो भी इस रेड पे हिस्सा ले रहा है। सब अब तैयार होते हैं, सब अपने साथ एक एक पिकैक्स उठा लेते हैं और वो सोचती है द पाजू फील्ड रेड शुरू होता है। एपिसोड के शुरू में हमें कुछ दिन पहले की यानी पाजू फील्ड की रेड की कुछ दिन पहले की कहानी दिखाया जाता है। हम ली मिन सियांग को देखते हैं। वो सामने देखते हुए कहता है, जब मैं तुमसे मिला था उससे तुम बहुत बड़े हो चुके हो। आई गेस कि एलियंस बहुत जल्दी जल्दी बड़े होते हैं। पर वो अपोस्टाइल ये सुन के कहता है, मैंने बस अपने इस रूप को, इस बॉडी को चुना है ताकि मुझे थोड़े से एडवांटेजेस मिले, क्योंकि अब मेरा ताकत और मेरा फ्रेगमेंट वो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये सुन के वो कहता है, वैसे तुम्हारा ये नाम पार्क डोजिन, इसके बारे में क्या? और तुम एक हंटर बन चुके हो, अब इन सब का मतलब आखिर क्या है? वो कहता है, ये नाम ये तो बस मैंने अपने आप को दिया ताकि मैं पब्लिक के साथ अच्छे से घुल मिल पाऊँ, और एक हंटर, इसके वजह से मैं अच्छे से बाहर जा पाऊंगा। तभी ली कहता है, तुमने जो एयरपोर्ट में करा था उसके वजह से सारा दोष और सारा शक अब मुझ पे आ रहा है, और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो पाजू फील्ड हमारे हाथ से निकल जाएगा, वो भी हंटर एसोसिएशन के पास चला जाएगा, और ये सब कुछ हम दोनों के ऊपर आएगा। पर वो ये सुन के कहता है, ली मिन सियांग, इस बारे में तुम चिंता मत करो। वैसे तुम्हें पता तो है ना, मैंने ग्रिम रिपर गिल्ड को ज्वाइन करा है ताकि ये सब कुछ ना हो, और ये मैं तुम्हें इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं वहाँ जाऊँगा मैं सारे हंटर्स जो भी रेड पार्टी में ज्वाइन करेंगे उनको बिलीवर्स बना दूंगा, और ऐसा जब होगा उन लोगों को तब वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। ली ये सुन के खुश होता है और कहता है, शुरू से ही स्ट्रॉन्ग मूव है, बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इस रूप में क्या तुम एस रैंक हंटर लिम तियागो को हरा सकते हो? ये सुन के वो कहता है, क्या तुम मैंने जो प्रॉमिस किया था उस बारे में मुझे बता रहे हो? आई एम सर्टेन अब मैं ये तुम्हें अच्छे से बता सकता हूँ जब मैं उससे मिल चुका हूँ। अगर मैं उससे फाइट करूंगा क्योंकि वो एक एस रैंक हंटर है तो। और ये सुन के लिम हंसता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसमें तुम दोनों मर जाओ, बस तुम अपना प्रॉमिस रखना। तभी सीन शिफ्ट होता है हंटर एसोसिएशन में। वो जिनचुल को देखते हैं। वो सोचता है पाजू फील्ड रेड वो जल्द ही शुरू होने वाला है। ली मिन सियांग और स्टारडस्ट, हमें इस बारे में और एविडेंस चाहिए। वैसे मुझे इस बारे में चिंता करना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे बियक मिन्हो भी है जो कि इस रेड में हमारी मदद करेगी, थैंक्स टू द व्हाइट टाइगर गिल्ड। और इसके भी अलावा अगर कुछ गड़बड़ होता है, हमारे पास है हंटर सोई जोंग इन और एक एस रैंक हंटर जो कि उसी के साथ है। हाउएवर, जो नया एस रैंक हंटर है पार्क डोजिन, वो एक अनप्रेडिक्टेबल वेरिएबल हो सकता है, पर उसने तो ग्रिम रिपर गिल्ड को ही ज्वाइन करा है। मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, ये पाजू फील्ड रेड ये ली मिन सियांग की फेवर में ही जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि मुझे बॉदर करे जा रहा है, सुहो भी इस रेड को ज्वाइन कर रहा है एग्जीबिशन क्रू के रूप में। आई वंडर अगर ये एक कोइंसिडेंस हो या फिर एक फेट। मैंने ये सोच कर ही इसे अप्रूव करा कि ये कोई उसका प्लान ना हो, पर मुझे नहीं पता कि ये कोई राइट डिसीजन होगा या फिर नहीं। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि अगर ये सुहो का प्लान है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक बहुत खतरनाक लीजर्ड मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने मुंह से आग फेंकने लगता है और सब कुछ तबाह करने लगता है। और उसके सामने हंटर्स को देखते हैं जो कि बहुत तकलीफ में हैं, वो लोग उसे रोक नहीं पा रहे हैं। पर तभी वहाँ पे बियक मिन्हो तेजी से आती है और उसी मॉन्स्टर को एक खतरनाक पंच मारती है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के मुंह से खून निकल जाता है।
उसे खत्म करते ही तभी वो तेजी से पीछे देखती है, क्योंकि उसके पीछे और एक मॉन्स्टर था। पर वो तेजी से जाके जंप करती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर जाके उसको भी एक ही हिट में मारती है, और एक एक करके वो उन्हीं दोनों मॉन्स्टर को मारने लगती है। कुछ ही देर बाद उसके मार से वो दोनों मॉन्स्टर वहीं पे ढेर हो जाते हैं। उन दोनों को मार के वो पीछे देखती है। पीछे ली मिनसियांग खड़ा हुआ था, पर वो बैटल में हिस्सा नहीं लिया था। और ये देख के वो सोचती है बहुत बुरा है कि वो एक ए रैंक हंटर बना। उसे क्या लगता है हंटर बनना क्या एक जोक है? पर तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर उसे मार नहीं वाला था। वो उसकी तरफ चौंकते हुए देखती है और सोचती है अरे नहीं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुकी थी। पर तभी वो मॉन्स्टर उसे कुछ करता उससे पहले ही पाक वहां पे आता है, यानी वो अपोस्टाइल। वो बस अपने हाथों के या फिर एक स्लैब से उस मॉन्स्टर को वहीं पे मारता है, और वो मॉन्स्टर जमीन पे धंस जाता है। और वो तभी कहता है हंटर मिहो प्लीज बी केयरफुल। वो चौंकती है और सोचती है उसने सैलमेंडर को इजीली बस एक अटैक में हरा दिया। वैसे हंटर पाक डोजिन वो बस कैजुअल क्लोथ्स में आया है रेड में। मुझे लगा था कि वो बस एक बच्चा है, पर वो एक एस रैंक हंटर है। तभी हम पार्क डूजिंग को देखते हैं, वो एक एक करके सारे सैलमेंडर्स को एक ही बार में खत्म कर दे रहा है, उनके धड़ से सर अलग करे जा रहा है। ये देख के वो चौंकते हुए सोचती है आई गेस एस रैंक कुछ अलग ही लेवल पर होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अब सारे जो मॉन्स्टर्स थे वो मर चुके हैं। अब सबका काम वहां पे खत्म हो चुका है, वो लोग कहते हैं, और इसी के साथ हमारा ये रेड खत्म होता है। वैसे ये बहुत जल्दी खत्म हुआ, जितना कि मैंने एक्सपेक्ट करा था। तभी वो ली मिनसेंग की तरफ देखते हुए कहती है पर ये पाजू फील्ड, इसमें इतना कम मॉन्स्टर्स क्यों है? ली मिनसेंग कहती है हंटर मियो तुमने रियलाइज कर ही लिया। हाँ, हम लोग यहाँ पे रेगुलरली मॉन्स्टर्स को मारते रहते हैं ताकि सारे मॉन्स्टर्स बाहर ना जाए और प्रॉब्लम्स ना करे। वैसे ये हर वो फील्ड में होता है जो कि हमारे अंडर यानी ग्रीम रिपर गिल्ड के अंदर आता है, इसी वजह से बाहर की दुनिया को कोई खतरा नहीं है। ये सुन के वो कहती है रूटीन मॉन्स्टर कलिंग्स। वैसे नॉर्मली तो गिल्ड्स को इस बारे में परवाह नहीं होना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है। तभी लिविंगस्टन कहता है ऑल राइट, द बॉस मॉन्स्टर रूम वो इस तरफ है। और तभी वो सोचता है पर चाहे कितना भी तुम कोशिश कर लो, तुम कभी ऐसा कुछ खोज ही नहीं सकती जिसके वजह से तुम मुझे दोषी ठहरा सको, क्योंकि वहां पे जितने भी डिमंस थे उन सब ने फैक्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, और कहीं पाजू फील्ड के अंदर ही छुपे हुए हैं। तुम कभी ढूंढ ही नहीं सकती वो आखिर कहाँ है, और कभी इस जगह से बाहर भी नहीं जा सकती। तभी हम देखते हैं वियत मिन्हो के पीछे वो एपोस्टाइल, वो थोड़ा सा स्माइल करता है और लियो अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग कभी सेम रहेगा ही नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम वही डीमन और उसके साथ और कुछ डीमन को देखते हैं। वो कहता है ये बहुत बुरा हुआ, एपोस्टाइल हमारे इतने करीब है पर हम जाके उससे मिल नहीं सकते। उनके सामने हम ज़ॉम्बीज़ जैसे इंसानों को देखते हैं जो कि बस खड़े हुए थे। बॉडीमैन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है हम लोग कितना सारा माल एक साथ बना सकते थे, पर सच में इतने सारे मटेरियल्स होने के बावजूद वेस्ट है, ये समय की बर्बादी है। तभी दरवाजे के बाहर हम सूहो को देखते हैं। वो कहता है बेरू तुमने इस दरवाजे के पीछे कुछ डिमन का प्रेजेंस महसूस किया था? बेरू कहता है बिल्कुल सही यंग मोनार्क। तभी देखते हैं सूहो उस दरवाजे को जोर से खोलता है, और तभी वही मॉन्स्टर कहता है कौन है? पर जब तक वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं सूहो आके उसे एक पंच मारता है, जिससे उसका सर ही इधर से अलग हो जाता है, दूर जाके गिरता है। और उसे ऐसा करते हुए देख के बेरू कहता है यंग मोनार्क आपने उसके सर को ही अलग कर दिया, वो भी एक पंच में। ये देख के तो लगता है आपके साथ अमूत की जो ट्रेनिंग है, जो प्रैक्टिस और जो डेली क्वेस्ट आप कर रहे हो वो काम कर रहा है। उसे मारने के बाद सूहो उन सारे लोगों को देख के सोचता है, देख के लगता है इन सारे लोगों के पास दिमाग नहीं है। सच में पाजू फील्ड एक स्टारडस्ट फैक्ट्री है। और तभी वो मॉन्स्टर कहता है एक ब्लैक मास्क, वो बंदा जिसके बारे में एपोस्टाइल मेंशन कर रहे थे वो यहाँ इस जगह पे आएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने लगता है, उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो कहता है ये ग्रेट है, तुम अब एपोस्टाइल के लिए
बहुत अच्छी गिफ्ट कहलाओगे बच्चे। एपिसोड के शुरू में हम दो बंदे को माइनिंग करते हुए देखते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, अरे इन सब का तो जैसे कोई एंड ही नहीं है। अगर ये एक प्राइवेट फील्ड के अंदर आता है तो वो लोग आखिर कैसे अर्निंग करते हैं? वो लोग इतने सारे माना क्रिस्टल्स को लेते ही नहीं। क्या उनके पास कोई और रास्ता है कमाई करने का? तभी वो फिर से कहता है, हाँ वैसे ये सारे बातें छोड़ो, मैंने सुना कि एक ई रैंक हंटर हमारे बीच में कलेक्शन करने के लिए आया है। वैसे क्या तुमने उसे देखा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। उन लोगों ने एक ई रैंक हंटर को एक बी रैंक डेंजन में आने दिया है। आखिर वो लोग क्या सोच रहे थे? दूसरा बंदा कहता है, अरे इतना हर्ष मत हो यार, क्या फायदा, वो अभी भी यंग है। वैसे भी इतने यंग किसी को काम करते हुए देख के अच्छा ही लगता है। वही बंदा कहता है, समझ में आ रहा है। अब मुझे ये मत बताना कि उसे ज्वाइन करने के लिए तुमने ही अप्रूव करा है। वो बंदा कहता है, हाँ तुमने पकड़ लिया, पर यार इन सब के लिए हमेशा मुझे सामने मत रखना। वही बंदा कहता है, उसे देख के लग रहा था कि वो अकेला कुछ ज्यादा कम कर सकता है। अरे छोड़ो ये सब बात, अब चलो उसकी मदद करते हैं, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये सुन के वो बंदा कहता है, अरे तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, पता है ना। तभी सीन शिफ्ट होता है गुफा के अंदर। हम देखते हैं सारी जगह अब माइन करना हो चुके हैं, पर तभी अंदर हम सूहो को और उसी मॉन्स्टर को देखते हैं। बेरू कहता है, यंग मोनाक, ये बंदा, इसकी मैजिक पावर? सूहो कहता है, हाँ मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा सेंस स्टैट वो थोड़ा सा हाई हो चुका है। इसमें से मुझे वही ताकत फील हो रहा है जैसा कि वही ए रैंक रैंडॉल्फ से आ रहा था। वैसे मैंने सोचा था हंटर एसोसिएशन ने ग्रिम रिपर गिल्ड को चुना है इस डेंजन को क्लियर करने के लिए। इसके पीछे जरूर कोई मोटिव होगा, इसीलिए मैंने भी कलेक्शन टीम में ज्वाइन करा। पर अब मुझे लग रहा है कि हंटर एसोसिएशन वो भी स्टारडस्ट के पीछे है, और मुझे जितना लग रहा है कि वो लोग भी ली मिनसियांग के पीछे है। अब तो लग रहा है कि ये मेरे लिए अब थोड़ा सा मुश्किल होगा, ली मिनसियांग के पीछे जाना और उससे उस इतारिम एपोस्टाइल की खबर निकालवाना। तभी सुहो उससे कहता है, वैसे वो एपोस्टाइल वो कहाँ है? ये सुनते ही वो मॉन्स्टर उसकी तरफ देखता है और सोचता है जैसे कि वो एपोस्टाइल इस ब्लैक मास्क बंदे के पीछे है, ये बंदा भी उसके पीछे है। और तभी कहता है, तुम जल्दी ही उससे मिलोगे। और तभी उसके टेंटिकल्स को हम देखते हैं, वो सुहो के पैर को जकड़ लेते हैं, क्योंकि जल्दी ही मैं तुम्हें क्रैश करने वाला हूँ, और ऐसा क्रैश जिसमें कि तुम कोमा लाइक स्टेट में जाओगे, और उसके बाद ही मैं तुम्हें उन्हें ऑफर करूंगा। और तभी देखते हैं वो अपने बहुत सारे टेंटिकल्स को फैला देता है, जो सब जाके सूहो को जकड़ लेते हैं, और कहता है, अब जब मेरे टेंटिकल्स ने तुम्हें पकड़ लिया है, इनके ओवरवेलमिंग ताकत से तुम बच नहीं सकते। और ये सुन के सूहो तभी कहता है, क्या ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ? हाँ। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो अब अमूत और सबके सामने खड़ा था। अमूत देखते हुए कहता है, इम्प्रेसिव, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मेरे ट्रेनिंग को बस 5 दिन के अंदर खत्म कर दोगे। यंग मोनाक, तुम्हारी बॉडी डेफिनेटली बहुत ताकतवर हो चुका है। और तभी सूहो को देखते हैं, उसकी बॉडी सच में काफी ताकतवर हो चुका है। मसल्स अब जैसे कि उभर के बाहर आ रहे हैं। सूहो कहता है, क्या सच में? हाँ। और तभी देखते हैं वो नीचे गिर जाता है और हंसते हुए सोचता है, वैसे ये मेरे लिए गुड डिसीजन था, क्योंकि इसी की वजह से मेरे स्टैट में कुछ पॉइंट तो जुड़ा, और डेली क्वेस्ट इसके वजह से मैं ताकतवर भी हुआ, और मुझे एक नया स्किल भी मिल चुका है मेरे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाला। तभी हम नोटिस देखते हैं, स्किल स्ट्रेंथ इंक्रीज, इसके मदद से उसका स्ट्रेंथ 20% तक बढ़ सकता है। और तभी अमूत उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं ये तुम्हें देख के बता सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ कि तुम मेरे देखे हुए किसी भी ह्यूमन से बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तभी हमें अमूत की बातों का मतलब समझाया जाता है। इसका एक झलक दिखाया जाता है कि सूहो कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उस मॉन्स्टर ने कहा था कि उसकी ताकतवर ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ से भरे हुए इन टेंटिकल्स से सूहो बाहर नहीं आ सकता, पर सूहो इन सारे टेंटिकल्स को ऐसे अलग कर रहा था, ऐसे चीर रहा था जैसे कि ये उसके लिए खेल हो। ये देख के वो मॉन्स्टर कहने लगता है, क्या? कैसे? तभी सूहो को देखते हैं, सूहो उन सबको बस माचिस की तिल्लियों की तरह तोड़ते हुए चीरते हुए जा रहा है। एक एक टेंटिकल्स को वो बस खींच के बाहर निकल रहा है।
और उन सारे टेंटिकल से अब उसी मॉन्स्टर का खून निकल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी स्ट्रेंथ 120 हो चुका है। उसकी आंखों से पहली बार हमें वो झलक दिखता है जैसा कि संग जिनबू की आंखों से हमें दिखता था। भैया पहली बार मुझे इसकी आंखों को देख के, इसकी चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि ये संग जिनबू का बेटा है। और तभी देखते हैं वो उठता है, उठते ही एक पंच वो एक एक मॉन्स्टर को मारता है और एक ही बार में उन दोनों को ख़त्म कर देता है। और वही मॉन्स्टर जिसका कि टेंटिकल्स है उससे कहता है, मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, वो इतारिम एपोस्टाइल वो कहाँ है? वो इतनी तेजी से उस मॉन्स्टर के पास आता है, उसे देखते ही वो मॉन्स्टर चौंक जाता है, पर वो उसे एक पंच मारते हुए कहता है, जैसे कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और ये बात सुन के सुहो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। और तभी वो उसकी चेहरे को पकड़ता है और उसकी बॉडी से ही अलग कर देता है। बॉडी से खून निकलने लगता है, पर सुहो यहाँ पे नहीं रुकता। वो अपनी तलवार से एक के बाद एक उसके बॉडी पर स्लैश करते हुए जाता है, पर उसकी सर को अभी भी पकड़ा हुआ है। अब वो बंदा सोचता है, ये आखिर कैसा बंदा है? इसमें से तो मुझे वही भाई आ रहा है जैसा कि वो। और तभी सुहो कहता है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे बिना ही पता लगाना होगा, बेरू। और तभी बेरू के पास फेंकता है। बेरू कहता है, यस माय लॉर्ड। वो उड़ते हुए सोचता है, ओह अपोस्टाइल, ये कितनी शर्मनाक बात है, कितनी दर्दनाक बात है कि मैं आपकी बनाई हुई वो दुनिया नहीं देख पाऊंगा जिसको कि आपने पिक्चर करा है। पर आपकी मदद से मैंने उस लेडी हाउस होल्ड उन सारे ट्रेटर्स को हराया है, यही मेरे लिए काफ़ी था। और तभी देखते हैं बेरू उसकी सर को खा लेता है, पर उसके सर को खाते ही हम तभी एसिल को देखते हैं। वो कहती है, क्या अभी ये मेरे साथ क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी सडनली बहुत ज़्यादा हल्की हो चुकी है। दूसरी तरफ बेरू को अब हम ये सर खाते हुए एंजॉय करते हुए देखते हैं। वो कहता है, ये ऑक्टोपस सच में कमाल है, खाने में टेस्टी था माय लॉर्ड। पर उसे ऐसे खाते हुए देख के सुहो कहता है, बेरू खाना बंद करो, मजे लेना बंद करो और बताओ कुछ इतारिम के बारे में पता चला है कि नहीं? बेरू खाते हुए कहता है, ओ माय लॉर्ड, उस बारे में ना, हाँ वैसे वो जैसे सोच रहा है वो इतारिम एक शाइनिंग लाइट जैसा है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं पता लगा पा रहा हूँ उसके बारे में। ये सुन के सुहो को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो कहता है, क्या और एक डेड एंड? क्या अब मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है सीधा ली मिनसियांग से पता लगवाने के अलावा? ली मिनसियांग जो कि इस पूरे स्टारडस्ट फैक्ट्री के इंचार्ज है, पर मैं क्या करूँ? मुझे यहाँ पे सबको इवैक्यूएट कराना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वही एपोस्टाइल दिखाया जाता है। उसे भी प्रेजेंस फील हो जाता है कि उसका एक डीमन वो डिसअपीयर हो चुका है। वो सोचता है, क्या ये किसी हंटर एसोसिएशन के द्वारा तो नहीं किया गया है ना? तभी सीन शिफ्ट होता है, पाजू फील्ड का मॉन्स्टर रूम दिखाया जाता है। वो लोग कहते हैं, यही है पाजू फील्ड बॉस मॉन्स्टर रूम। उसी गेट को देखते हैं, उसके सामने बिएक मिन्हो, ली मिनसियांग और वही एपोस्टाइल था। बिएक मिन्हो पीछे देखते हुए सोचता है, मैं अब तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई, पर पाजू फील्ड ये तो वो जगह होना चाहिए था ना जहाँ पे स्टारडस्ट बनाया जाता। उसे ऐसे चिंता करते हुए देख के ली मिनसियांग सोचता है, उसे देख के लग रहा है कि वो पूरी तरह से पजल्ड हो चुका है क्योंकि अब तक उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी वो एपोस्टाइल की तरफ देख के इशारा करते हुए बताता है कि वो लोग अब उसको ब्रेन वॉश करने का जो प्लान था उसे कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अगर बिना किसी इशू के ठीक होता है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। पर पता नहीं एपोस्टाइल उसकी इस बात को जैसे कि देख के लगता है इग्नोर करता है और कुछ कहता है ये मेरे लिए नहीं है। तभी बिएक मिन्हो को देखते हैं, वो सोचता है, क्या हो सकता है आखिर? अगर कुछ भी नहीं मिला तो फिर रेड खत्म होने के बाद, सब कुछ क्लियर करने के बाद मैं फिर से एक बार आऊंगी देखने के लिए। तभी कहती है, चलो अंदर चले। पर तभी देखते हैं, पता नहीं क्यों ली मिनसियांग पूरी तरह से चौंकता है। पीछे वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम आखिर क्या कर रहे हो? पर वो एपोस्टाइल कहता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था मैं
इस पार्टी में जितने भी हंटर्स हैं उनको अपने फॉलोअर्स में बदल रहा हूँ। और तभी वो उसके पीछे उसके कंधे पे वही पत्थर को घुसा देता है जिसको कि उसी ने उसको दिया था। और अब देखते हैं वो पत्थर पता नहीं कैसे काम करना चालू करता है। वो कहने लगता है जिनको कि हम अपने लिए चुनते हैं उसकी कुछ वैल्यू होना चाहिए। तुमने कहा था कि तुम्हारे जैसे एक ए रैंक हंटर उसके साथ मिलके एक एस रैंक हंटर लिम तियागो उसको मारना ये शुरू से ही एक स्ट्रेंज प्रपोजल था और इसीलिए मुझे शुरू से ही तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ा ताकि मैं लिम तियागो तक पहुंच सकूं। पर उसकी ये बात सुनते ही वो बहुत बहुत ज्यादा चौंक जाता है और पीछे देखता है, गुस्से में कहता है, क्या फिर से तुमने इस रैंक के बारे में कहा? क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे जैसे किसी के पास से ब्रेन वॉश होऊंगा? वो चीखता है, पीछे देखता है, पर पता नहीं तभी वो किसी अजीब जगह पे ट्रांसफर होता है। उसके आसपास कुछ भी नहीं था। इधर उधर चारों तरफ देखता है, पर तभी उसी लोगों को देखता है, एपोस्टाइल के लोगों को, जिसमें कि लिखा हुआ था जैसा कि सुप्रीम वन कहते हैं, विश करते हैं, वैसे ही चलो। और वो एक एरो उसके ऊपर था। अगर वो वैसे नहीं करता तो वो शायद मर जाता। तभी देखते हैं वो नोट करता है और अब वो भी एपोस्टाइल के लिए एक उसका प्यादा बन चुका था। और अब वो एपोस्टाइल सामने देखते हुए सोचता है, अब चलो दूसरा मूव करते हैं। और अब वो भी एक मिन्हो की तरफ देखता है। एपिसोड के शुरू में हम पाजो फील्ड के बाहर एक गाड़ी को देखते हैं। उसी गाड़ी के अंदर हमें आवाज सुनाई देता है। अगर ये समन किया हुआ चीज ये है सिग्नल उस पार्टी की तरफ से, और अगर ये गायब होता है इसका मतलब हमारे स्ट्राइक स्क्वाड वो खतरे में है। और तभी हम सोईजोंग को देखते हैं। वो कहता है ये चीज हमें इंफॉर्मेशन देगा। एक बार सोचो यार, हम वैसे भी डेंजन के अंदर अलग कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ऐसे कम्युनिकेट करना ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। आई होप कि एस रैंक्स उन्हें इन्वॉल्व ना होना पड़े। और तभी उसके सामने लिम तियागो को देखते हैं। वो कहता है आई होप लिम इंसियांग ज्यादा कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हंटर लिम तियागो, तुम्हें चिंता हो रहा है ना? ये सुनकर लिम कहता है, क्या क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता है ऑफ कोर्स नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ। और ये सुनकर लिम कहता है वैसे भी आई गेस एक नया एस रैंक पाक डूजिन उसने तुम्हें छोड़ के हमारे गिल्ड को ज्वाइन किया है, शायद इस वजह से तुम गुस्सा हो, है ना? चोई कहता है अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे भी हमारे गिल्ड में बहुत सारे टैलेंटेड हंटर्स हैं, पर बिल्कुल उसे हम गुस्से में ही देखते हैं। तभी हम देखते हैं वो खुद को और रोक नहीं पाता है और तभी कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ली मिनसियांग वो वही मेन कल्प्रिट है और वो स्टिमुलेंट। सच में एक गिल्ड मास्टर होने के नाते मुझे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है। और तभी चोई कहता है अगर सच में कुछ होता है आई ट्रस्ट यू कि तुम इंटरफेयर नहीं करोगे अगर मैं सिचुएशन को सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ दूसरों को हर्ट ना करने की। और तभी सीन शिफ्ट होता है, एक खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने मुंह से आग उगल रहा था। और तभी उसी के सामने बाकी सारे हंटर्स को देखते हैं, वो फाइट करे जा रहे हैं। यह मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उससे लड़ने में हम देखते हैं बाकी सबको बहुत तकलीफ हो रहा था। और तभी यहीं पे हम ली मिनसियांग को भी देखते हैं, अब वो भी इस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। बिएक मिन्हो को देखते हैं, वो भी फाइट कर रहा है सिवाय पाक डोजिन के। वो वहीं पे खड़ा हुआ था और उसे ऐसे खड़ा हुआ देख के बिएक मिन्हो सोचती है वो एक एस रैंक की तरह एक्टिंग कर रहा है, हम उसके सीनियर से थोड़ा तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑल्सो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है। जब से हमने बॉस मॉन्स्टर रूम पे एंट्री करा है तब से ली मिनसियांग भी हमारे साथ फाइट पे जुड़ चुका है, और ऐसा नहीं, वो बहुत बहुत ज्यादा हार्ड फाइट कर रहा है। और हम ऐसा ही देखते हैं बिएक मिन्हो के आगे आगे ली मिनसियांग फाइट कर रहा है। तभी पीछे से पाक डूजिन यानी एपोस्टाइल को देखते हैं। वो सोचता है और इसी के साथ मैं पूरी तरह से कंफर्म हो चुका हूँ, जब स्टारडस्ट किसी के ऊपर यूज होता है नॉर्मली वो बी रैंक के नीचे वाले किसी भी हंटर पर काम कर सकता है, उनके पावर्स को बढ़ा सकता है। पर ये स्टार फ्रेगमेंट जो कि और थोड़ा सा कॉन्डेंस्ड वर्जन है स्टारडस्ट का, इसके यूज से एक बी रैंक का हंटर ए रैंक पे जा सकता है या फिर उससे भी ऊपर।
हम ली मिनसियांग को बहुत बहुत पावरफुल तरीके से फाइट करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं वो एक मॉन्स्टर को अकेला ही चीरते हुए जा रहा है और उसे ऐसे फाइट करते हुए देख के बिएक मिनो पूरी तरह से चौंक जाती है। पर तभी वो मॉन्स्टर ली मिनसियांग पर बहुत खतरनाक एक हमला करता है, जिससे हम देखते हैं वो बहुत दूर चला आता है। और उसी के पीछे अब पाक दुजिन ये देख के वो सोचता है, देख के लगता है कि अगर एक ए रैंक के हंटर को एक एस रैंक हंटर के पावर मिल जाए, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये मुझे पता चल चुका है स्टार फ्रेगमेंट की पावर एक ए रैंक को एस रैंक करने का। अगर ऐसी ही बात है, और तभी वो कुछ करने लगता है। हमें यहाँ पे नैरेट करा जाता है टीली की 5 एबिलिटीज़ में से एक एबिलिटी है जो कि उसकी मेन बॉडी मेन फ्रेगमेंट्स में से आता है। वो है एम्प्लीफिकेशन, जो कि हंटर्स या फिर दूसरों की यूनिक ट्रेड्स को एम्प्लीफाई कर सकता है। दोनों ही, जैसे कि फेट ऑफ द मिज़पान और द स्टारडस्ट, और साथ में यूनिक ट्रेड्स ऑफ द वेपन, ये सब कुछ एक साथ एम्प्लीफाई होता है। ये एक तरह से, इसे अगर सिंपली मैं एक्सप्लेन करूं, इसका मतलब है कि अगर कोई हंटर के पास मैजिक एबिलिटीज़ है तो उसके मैजिक पावर्स एम्प्लीफाई होगा, या फिर कोई हंटर के पास कोई स्पेशल हथियार है जो कि मान लो कोई एक हमला कर सकता है, वो और ज़्यादा एम्प्लीफाई होगा। जैसे कि सोलो लेवलिंग में हमने आर्ब ऑफ ओबराइज को देखा था, जो कि शैडोज़ की मैजिक पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पे हमें तभी बताया जाता है द यूनिक ट्रेड्स जो कि ली मिनसियांग के पास है, वो है मैजिक पावर, और वो एम्प्लीफाई हो चुका है। और उसके बाद उसके वेपन, उसका भी स्लैश पावर, वो भी एम्प्लीफाई हो चुका है। और तभी देखते हैं पाक दुजिन वो कहता है, ली मिनसियांग दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो, दिखाओ कि जिस चीज़ को तुम डिज़ायर करते थे उसके ब्लेसिंग पाने के बाद तुम क्या कर सकते हो। द रैंक ऑफ एन एस रैंक हंटर जो कि तुम डेस्परेटली चाहते थे, वो अब तुम्हारे अंदर आ चुका है। और तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर ली मिनसियांग के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर तभी ली मिनसियांग अपना तलवार चलाता है और उसके ऊपर एक खतरनाक स्लैश करता है। ये इतना पावरफुल था कि वो मॉन्स्टर इतना बड़ा और इतना खतरनाक होने के बाद भी वहाँ से ज़मीन से उड़ जाता है। ज़मीन से चारों तरफ से सब कुछ तबाह होने लगता है, नीचे से ज़मीन पूरी तरह से फट जाता है। और ये जब बाहर से चोई और लिम तियागो को पता चलता है या फिर महसूस करते हैं, वो सब चौंक जाते हैं। बिएक मिन्हो वहीं पे खड़ी हुई थी, वो कहती है, क्या? नहीं, ये आखिर क्या है? और तभी ऊपर के छत को हम बहुत ज़्यादा तबाह हुए देखते हैं। ली मिनसियांग भी वहीं पे खड़ा हुआ है और तभी वो धीरे धीरे पाक दुजिन को क्रॉस करता है। पाक दुजिन यानी वो एपोस्टाइल सोचता है, इसे एम्प्लीफिकेशन देने की वजह से या फिर कोई भी ए रैंक हंटर जिसको कि एस रैंक हंटर की ताकत मिलता है, एम्प्लीफिकेशन मिलता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा टफ होता है और बहुत टायरिंग होता है। वैसे भी ये बंदा थोड़े ही समय के लिए एस रैंक की ताकत हासिल कर पाया था और इसमें से ज़्यादातर एस रैंक की पावर गायब हो चुका है। व्हाट अ पिटी ली मिनसियांग, ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये वेसल ये एस रैंक की पावर को अंदर समा नहीं सकता। पर तभी ली मिनसियांग को कुछ होने लगता है। दूसरी तरफ अभी भी बिएक मिन्हो और बो हंटर उस अटैक के बारे में सोचते हैं और उस जगह को देखते हुए सोचते हैं कि ये कोई ए रैंक के हंटर का पावर या फिर अटैक नहीं हो सकता है। वो सोचती है, पर स्टारडस्ट तो बी रैंक के हंटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है ना, या फिर कोई और स्टिमुलेंट है जो कि स्टारडस्ट के साइड में उससे ज़्यादा पावरफुल है। वो पीछे देख ही रही थी, पर तभी पाक दुजिन की बॉडी के आर पार ली मिनसियांग तलवार मार देता है। वो देखते हुए कहता है, ली मिनसियांग। पर वो तभी कहता है, मैंने तुम्हें बताया था है ना कि मैं तुम्हारे जैसे किसी के पास से ब्रेन वॉश कभी नहीं होने वाला। उसकी आंखों को देखते हैं, वो पूरी तरह से बदल चुका है। वैसे तुमने जो कर्स पावर मुझे दिया है उसका मैं अच्छा इस्तेमाल करूंगा। और तभी पाक दुजिन वहीं पे गिर जाता है। सारे हंटर्स बिएक मिन्हो चिल्ला के कहती है, ली मिनसियांग कैसे तुम अपने ही फेलो हंटर के ऊपर अटैक कर सकते हो? क्या तुम पागल हो चुके हो या फिर तुम कोई ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हो? पर वो कहता है, डैम इट, क्या सब कुछ ऐसे एंड होने वाला है? और तभी सोचता है, मैं
एंडलेस वॉइसेस सुन रहा हूँ और मुझे पता है कि बाहर एस रैंक हंटर एसोसिएशन के कहने पे है। अगर मैं यहाँ से जल्दी बाहर नहीं निकलूंगा तो सब कुछ मेरे लिए यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मुझे जल्दी से जल्दी भागना होगा। ये बिएक मिन्हो भी समझ जाती है और वो सबको कहती है इसे बाहर जाने मत दो। पर तभी ली मिनसेंग जोर से चिल्लाता है और सबको कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम सब मरोगे। और तभी वो बहुत खतरनाक स्पीड से दौड़ता है, उसे कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। और ये देख के बिएक मिन्हो कहती है हंटर ली सेलोंगसियोंग, जल्दी से सिग्नल भेजो बाहर के एस रैंक हंटर्स को। पर तभी वो चौंकती है क्योंकि पीछे से हम देखते हैं पाक डूजिन यानी बो एपोस्टाइल वो उठ जाता है और कहता है एज लॉन्ग एज वन हैज ए स्ट्रॉन्ग इनफ माइंड, जिसका मन ताकतवर है वो डिविनिटी ऑफ द मिस्ट वन को रेजिस्ट कर सकते हैं, चाहे कितना भी ज्यादा पावर हो। ये एक अच्छा डेटा है। तभी उसे देखते हुए वो कहती है हंटर पाक, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? वो अटैक, वो तो तुम्हारे हार्ट को चीरते हुए गया था ना? पर ये बात सुन के वो देखने लगती है। सिनशिप होता है दूसरी तरफ देखते हैं ली मिनसियांग बाहर आ चुका है। वो भागे जा रहा है और सोचता है मैंने अब एक एस रैंक की पावर को ऑब्टेन कर लिया है, पर अभी भी मुझे भागना पड़ रहा है। ये रिडिक्यूलस है। वो एलियन, उसके बाद द हंटर एसोसिएशन, द ग्रीम रीपर गिल्ड, मैं अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे कहीं ना कहीं जाके छुपना ही होगा अभी के लिए। वो भाग रहा था पर तभी वहीं पे एक डैगर आके उसके सामने गिरता है। सामने देखते हुए वो कहता है वो व्हाट, ये आखिर क्या है? पर तभी जंगलों के बीच से आवाज आता है मैं सोच ही रहा था। सडन एक्सप्लोजन हुआ, आखिर क्या हो रहा था? पर देखो तो तुम अपने आप मेरे सामने हो। देखो, मुझे बस तुमसे जानना है वो सब कुछ स्टारडस्ट, इतारिम एपोस्टाइल के बारे में सब कुछ। ली मिनसियांग, अब सूहो उसके सामने है। आखिर सूहो कितना ताकतवर हो चुका है? क्या ली मिनसियांग के साथ फाइट में वो जीत पाएगा? एपिसोड के शुरू में हम सूहो और ली मिनसियांग को आमने सामने देखते हैं। सूहो कहता है मैं चाहता हूँ तुम मुझे हर वो चीज़ बताओ स्टारडस्ट के बारे में और वो इतारिम एपोस्टाइल के बारे में। ली मिनसियांग यह सुन के वो सोचता है वो सिर्फ स्टारडस्ट के बारे में नहीं जानता, बल्कि वो ये भी जानता है कि यहाँ पे एपोस्टाइल, वो एलियन, वो एग्जिस्ट करता है। अब मुझे समझ में आया, ये वही बंदा है जो कि ब्लैक मास्क पहनता है, जिसने ब्रोकी को हराया था। पर अभी के लिए मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये कौन है। अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुका तो हंटर्स जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएंगे और मुझे पकड़ लेंगे। पर इसकी मैजिक पावर्स को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मेरे सामने ज़्यादा कुछ है, इतना ताकतवर तो नहीं है। और तभी देखते हैं वो उस पर अपने तलवार से खतरनाक हमला करता है और कहता है अब मरो। पर इंस्टेंटली हम देखते हैं सूहो उसकी तलवार को ही रोक देता है। वो बहुत चौंक जाता है क्योंकि सूहो सिर्फ उसकी तलवार को रोका ही नहीं था, बल्कि अब सूहो के हाथ से वो अपना तलवार बाहर ही नहीं निकाल पा रहा था। और तभी इंस्टेंटली सूहो उसे खतरनाक किक मारता है जिससे वो पूरी तरह से ऊपर उठ जाता है। उसकी नाक और मुंह से खून निकलने लगता है और वो सोचता है क्या ये कैसे हो सकता है? उसके मैजिक पावर मुझसे बहुत ज़्यादा कम है, पर वो ऐसा कैसे कर सकता है? तभी बेरू को देखते हैं। वो सोचता है हाँ, ये उसके लिए बहुत सरप्राइज होने वाली ही एक बात है, क्योंकि एक हंटर के मैजिक पावर से ही डिटरमाइन करा जाता है कि वो कितना ताकतवर है। पर मैं जो कि ट्रूली सेंस कर सकता हूँ, ट्रू स्ट्रेंथ को सेंस कर सकता हूँ, वो समझ सकता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। यंग मोनार्क जो कि अपने स्ट्रेंथ स्टैट को बढ़ाते बढ़ाते ताकतवर होता जा रहा था, और उसके बाद आमुद के साथ ट्रेनिंग करने के बाद उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ चुका था, यहाँ तक कि मैक्सिमाइज्ड हो चुका था। उसकी ताकत अब एक ए रैंक हंटर हैंडल नहीं कर सकता। अभी देखते हैं सूहो और ली मिनसियांग फाइट करे जा रहे थे। ली अपना तलवार उसको मारता है, पर वो फिर से उसकी तलवार को टैकल करता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी गड्ढा को दिखाया जाता है। बिएक को देखते हैं। वो पूछती है पाक से
हंटर पार्क, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? वो अटैक, वो तो तुम्हारे हार्ट को चीरते हुए गई थी ना? पर ये सुन के वो चुप था। उसकी हाथों में हम स्टारडस्ट को देखते हैं, वो उसे देने वाला ही था। पर तभी ऊपर से आवाज़ आता है। वो ऊपर देखती है, आवाज़ आता है, हंटर भी एक मिनट, यहाँ पे आकर क्या हुआ था? पार्क चौंक जाता है। तभी वो खुश होते हुए कहती है, ओह तुम आ चुके हो, हंटर चोई जोंग इन, हंटर लिम त्यागू। ऊपर हम दोनों को देखते हैं। पाक भी उन दोनों को देखता है और सोचता है, एक साथ दो एस रैंक हंटर्स, लगता है मुझे चुप ही रहना होगा। तभी देखते हैं वो दोनों नीचे आते हैं। चोई कहता है, हम इमीडिएटली वो साउंड सुनने के बाद यहाँ पे चले आए, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा था? वो बता देती है कि ये सब कुछ ली मिनसियांग ने करा है। पर चोई कहता है, क्या? वो कैसे कर सकता है? एक ए रैंक हंटर के पास ऐसा स्किल कैसे आ सकता है? बिएक बताती है, उसके बॉडी से ऐसा माना निकल रहा था जैसे कि उसने कोई स्टिमुलेंट कंज्यूम कर लिया है, और उसी ड्रग की इफेक्ट की वजह से उसने पार्क डोजिन के ऊपर हमला किया था। ये सुनते ही वो चौंकता है और कहता है, क्या? पर उसे देख के तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, कोई इंजरीज या फिर कुछ भी नहीं है। ये सुन के पाक कहता है, अरे मैं क्या बताऊँ, मेरे पास एक रिकवरी स्किल है। ये सुन के चोई उसके पास जाके कहता है, वाह ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लगता है कि तुम्हारे पास बहुत हाई लेवल एक रिकवरी स्किल है। पर दूसरी तरफ भी एक ली मिनसियांग को पकड़ने के लिए कहती है, वो भाग चुका था। यह सुनते ही चोई कहता है, बिल्कुल हंटर लिम, तुमने ये सुना है ना, जैसा कि बात हुआ था, हंटर ली मिनसियांग ने प्रॉब्लम क्रिएट करा है, अब मुझे ये मत बताना। तभी हम पाक को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और सोचता है, ये बुरा है, मेरा लिंक ली मिनसियांग के साथ अब तक कट ऑफ नहीं हुआ है, पर मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो फेथ को रेजिस्ट करे। पता नहीं, ये ह्यूमंस मुझे अब बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहे हैं, और अब ऐसा नहीं लगता कि ली मिनसियांग जो भी कुछ कहेगा उसके ऊपर कोई भी विश्वास करेगा। पर अगर मैं कुछ ना करूं, इसका सस्पिशंस सब कुछ मेरे ऊपर ही आ सकता है। दूसरी तरफ सोई, वो भी अब बाहर जाने लगता है। पाक को देखते हैं, वो अपना आँख बंद करता है और सोचता है, अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे ली मिनसियांग को पूरी तरह से ख़त्म करना ही होगा। हाँ, इसके वजह से मेरा बहुत ज़्यादा डिविनिटी वो कंज्यूम होगा, पर चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ली मिनसियांग के ऊपर टेक ओवर करना ही होगा, उसके बॉडी को टेक ओवर करना ही होगा और उससे सुसाइड करवाना होगा। और वो एक ए रैंक हंटर है, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे और किसी को ढूंढना होगा। तभी वो उसकी विजन को देखने लगता है और देखता है कि वो फाइट कर रहा था, और वो सामने जब देखता है वो और चौंकता है, क्योंकि उसके सामने संग सुहो था, वही बंदा जो कि ब्लैक मास्क पहने हुए था। वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है, ये बंदा, ये ब्लैक मास्क, ये आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये ब्लैक मास्क ये भी ली मिनसियांग के पीछे है, जैसे कि हंटर एसोसिएशन? मैंने कभी सोचा नहीं था मैं इससे यहाँ पे मिलूंगा। और उसके अलावा इस दुनिया में एस रैंक बीइंग्स, ली मिनसियांग जो कि फेथ ऑफ मिस्ड बान को रेजिस्ट कर सकता है। जब से हम इस दुनिया में आए हैं, कुछ भी हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है। ये बहुत बहुत अलग है तब से, जब सब कुछ भगवान के कहने से होता था। हाँ, पर पता नहीं क्यों मैं स्माइल करे जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, सुहो को और ली मिनसियांग को फाइट करते हुए देखते हैं। सुहो के आगे ली मिनसियांग जैसे कि कुछ भी नहीं है। वो डर रहा है और सोचता है, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, नहीं तो मेरे प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। और तभी कहता है, रुको। सुहो को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है, क्या इसका कोई पॉसिबिलिटी है, अगर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूँ तो तुम मुझे जाने दोगे? ये सुनकर सुहो कहता है, आखिर तुम अचानक ये कैसे बातें कर रहे हो? क्या तुम इतारी मैपो स्टाइल के साथ काम नहीं करते? ये सुन के वो गुस्से में कहता है, हाँ, वो बास्टर्ड, उसने मेरे पीछे छुरा भोंका। सुहो चौंकता है और सोचता है, क्या उसने उसे धोखा दिया? आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? और तभी कहता है, तुम आखिर उसकी मदद क्यों कर रहे थे, वो भी स्टारडस्ट जैसे चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में? वो कहता है, क्योंकि मैं चाहता था वो किसी को मारे। सुहो चौंकता और कहता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वो कहता है, ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद सब कुछ जो मैंने बनाया था, वो सब कुछ बदल चुका था। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुका था। एक बंदा जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं था, वो ग्रेट कैटाक्लिज्म के बाद एक एस रैंक हंटर बनता है और मुझे ही नीचा देखने लगता है।
और इसी वजह से उसे मारने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। वैसे मुझे बताओ, क्या तुम उस एलियन को मारने के बारे में नहीं सोचते हो? ये सुनते ही सुहो कहता, क्या? बिल्कुल नहीं, मैं किसी को ऐसा मार नहीं सकता। बस, और अगर वो मुझसे अच्छे से बात करेगा, सब कुछ बताएगा, तो मैं उसे फिर क्यों मारूंगा? ये सुनते ही वो हंसता है और कहता है, तो तुम उसे मारना नहीं चाहते, जबकि वो एलियन इस दुनिया को इन्वेड करने के लिए आया है। तुम्हारा कैरेक्टर किसी से मिलता है, किसी ऐसे बंदे से जिसे कि मैं अपने एक्टिंग की समझ से जानता हूँ, जिसने कि मेरे साथ ही विद्रोह किया था, मुझे ही धोखा दिया था। एक कैरेक्टर जो कि सिर्फ होपफुल था, उसका कोई पर्सनालिटी नहीं था। काइंडनेस और एथिक्स ये बस चॉइस है जो कि सोसाइटी दूसरे लोगों के द्वारा दिया जाता है। तुमको यह तक नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम ऐसे लकी नहीं होते और जो ताकत तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें नहीं मिलता, तो तुम अपने पूरे ज़िंदगी बस एक एक्स्ट्रा बन के ही रहते। उसका ऑरा बहुत बढ़ने लगता है, उसकी पावर जैसे कि पहले से बढ़ रहा है। और वो कहता है, इवेंचुअली इसके बाद एक ऐसा समय आएगा, या तो तुम्हारे सामने ऐसा सिचुएशन आएगा जब तुम्हें एक डिसीजन लेना ही होगा, और मैं अब तुम्हारे लिए वो सिचुएशन पैदा करूँगा, द आइडेंटिटी ऑफ द गाय, जिसे कि तुम्हें मारना है। पर वो उसका नाम बताता उससे पहले ही हम देखते हैं उसकी चारों तरफ बहुत बड़े से हाथ वो अपेयर होता है। वो कुछ भी समझ नहीं पाता और हम उसी के ऊपर देखते हैं पार्क डूजिन यानी वो एपोस्टाइल। वो कहता है, ली मिनसियांग, मैं तुम्हें और बात करने नहीं दे सकता। आई एम थैंकफुल टू यू। सच में तुम्हारी वजह से मुझे बहुत बहुत कुछ मिला है। वैसे मैंने तुम्हें कहा था ना एक बार, तुम काबिल नहीं हो। मैं वो वापस लेता हूँ। मैं तुम्हारी इस बॉडी को एक और बार, एक लास्ट बार यूज़ करूँगा। ये सुनते ही ली मिनसियांग चौंक जाता है और कहता है, क्या? मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूंगा। पर तभी वो अपना हाथ ही बंद कर देता है और वहाँ पे कुछ होने लगता है। खतरनाक ऑरा ब्लास्ट फैल जाता है चारों तरफ। सुहो कहता है, तभी बेरुबे कहता है, इतारिम, ये एनर्जी तो पहले से बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि ब्रोकी से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल। तभी हम ली मिनसियांग को बदलते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी से पंख अफेयर होने लगता है, उसकी एनर्जी से सब कुछ वहाँ पे उड़ने लगता है। और तभी आवाज आता है, आई सी, जो अटैक स्टारडस्ट फैक्ट्री पे करा गया था, क्या तुम ली मिनसियांग को ढूंढ रहे थे? अब सोच के मजा आ रहा है कि ये सब कुछ तुमने किया बस मुझसे मिलने के लिए। वैसे बता दूं, मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। और तभी ली मिनसियांग को हम बहुत खतरनाक एक रूप में देखते हैं, जैसे कि वो एक डेविल या फिर एंजल। वीडियो की शुरुआत में हम ली मिनसियांग या फिर वो एपोस्टाइल और सुहो को आमने सामने देखते हैं। ली मिनसियांग कहता है, मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था, ब्लैक मास्क डिस्ट्रप्टर। ये सुन के, उसकी बातें सुन के और उसको देख के सुहो सोचता है, आखिर ली मिनसियांग ऐसा क्यों दिख रहा है और वो पहले से अलग लग रहा है। जो वो कह रहा है ऐसे लग रहा है कि। और तभी वो पूछता है, क्या तुम वही एपोस्टाइल हो जिसे कि दूसरे दुनिया के भगवान ने भेजा है? ये सुन के वो हंसते हुए कहता है, आई गेस तुम्हें हमारे बारे में पता है। हाँ बिल्कुल, हम इस दुनिया में आए हैं ताकि इसे पोजेस कर सके। ये सुन के वो सोचता है, यही लोग हैं जिनकी वजह से पापा यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। और तभी वो फाइट करने के लिए तैयार होता है। सुहो का ऑरा पूरी तरह से बदल जाता है, पर तभी पीछे किसी का ऑरा महसूस होता है जो कि उनको वहीं पे रुकने के लिए कहता है। उसकी ऑरा उन्हें चारों तरफ महसूस होता है। वो दोनों चौंक जाते हैं और वो कहता है, तुम दोनों थोड़ा सा भी मत हिलना, और अगर कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों के बॉडी में होल बना दूंगा। और वहीं पे हम एक बंदे को एरो पकड़े हुए देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि लिम तियागू है। वो कहता है, ली मिनसियांग, तुम ऐसा क्यों दिख रहे हो और आखिर तुमने क्या किया है? उसे देख के सुहो चौंकते हुए सोचता है, क्या एस रैंक हंटर लिम तियागू? पर तभी वो एपोस्टाइल कहता है,
लगता है कि हम यहाँ पे हमारे दिल की बातें नहीं कर पाएंगे। चलो कभी किसी हाईएस्ट पॉइंट पे कभी मिलते हैं ब्लैक मास्क। पर वो हिला था जिसकी वजह से लिम तियागो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, मिनसियांग तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया था ना, मेरे परमिशन के अलावा हिलना भी नहीं। और वो तभी अपना एरो चला देता है जो कि सीधा ली मिनसियांग को लगने वाला था। पर हम देखते हैं वो आसानी से उसकी एरो को डॉज कर देता है और ऊपर उठ जाता है। पर ये देख के ली मिनसियांग और भी एरो तैयार करता है और यहाँ पे वो सुहो के ऊपर भी एरो मारता है जिसको कि सुहो ने भी डॉज करा था। और तभी वो और 3 एरो को लेता है और उन दोनों के ऊपर फिर से मारता है, जो कि हम देखते हैं ली मिनसियांग या फिर वो एपोस्टाइल वो आसानी से डॉज कर रहा है। दूसरी तरफ सुहो वो भी डॉज करते हुए जा रहा है। तभी सुहो कहता है, डैम इट हंटर लिम, क्या वो भी ली मिनसियांग को पकड़ने आया है? बेरू कहता है, यंग मोनाक क्या आप कोई काउंटर अटैक नहीं करेंगे? ये सुनकर वो कहता है, बिल्कुल नहीं। उसकी रिएक्शन से ऐसा नहीं लगता कि वो किसी भी इतरिम एपोस्टाइल से रिलेटेड है। उसके भी अलावा अब तक उसने अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाया है। दूसरी तरफ लिम तियागो गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसकी एरो को वो लोग आसानी से डॉज कर रहे हैं। और तभी फिर से एरो रेडी करते हुए कहता है, मेरा टॉप प्रायोरिटी है ली मिनसियांग, मैं दूसरे बंदे के बारे में परवाह नहीं करता। और वो फिर से उस बंदे को मारने ही वाला था। पर तभी उसकी पावर को देखते हुए वो एपोस्टाइल सोचता है, आई गेस मैं ज़्यादा ही ग्रेडी था। मैं सोच रहा था कि मैं सेफ ली मिनसियांग को वापस लाऊंगा, पर ये मैजिक पावर कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है। वो उसे मारता, पर तभी लिम तियागो को अपने पीछे कुछ महसूस होता है। वो उस तरफ जब देखता है कि वहाँ पे एक गॉब्लिन, वो उस गॉब्लिन को वहाँ पे देख के सोचता है, क्या एक गॉब्लिन यहाँ पे क्या कर रहा है? पर तभी जब वो पीछे देखता है, पीछे सब कुछ गायब हो चुका था। वो दोनों अब वहाँ पे नहीं थे। वो कहता है, ली मिनसियांग आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तभी सीन शिफ्ट होता है, हम बू जिनचुल को देखते हैं। उसको कॉल करके ये सब कुछ लिम तियागो बता देता है कि शायद ली मिनसियांग ड्रग्स की वजह से कुछ ज़्यादा ही एबनॉर्मल हो चुका है। और उसके साथ एक हंटर था जो कि ब्लैक मास्क पहने हुए था। ये सुनते ही सोईजोंग पूरी तरह से चौंक जाता है, चिल्ला के कहता है, क्या एक ब्लैक मास्क पहने हुए बंदा? क्या वो कोई ऐसा बंदा था जो कि क्लोज कॉम्बैट करता है? ये सुनकर वो कहता है, क्या तुम्हें कैसे पता? पर दूसरी तरफ बू जिनचुल जब ये सुनता है, वो सोचता है कि और कोई नहीं बल्कि संग जिनबू है। क्या वो वापस आ चुका है? पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर सच में वापस आता तो ये सब कुछ कब का रिजॉल्व हो चुका होता। अगर ऐसी बात है, क्या ये वो? और तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, किसी दूर एक पहाड़ के ऊपर हम सुहो को देखते हैं। उसके ही सामने एपोस्टाइल, उसने उसे बचा के यहाँ लाया था। जो देख के हंसते हुए वो कहता है, ये अनएक्सपेक्टेड था, तुमने मेरी मदद क्यों की? पर वो एपोस्टाइल उसकी बातों का जवाब दिए बिना कहता है, हाँ वैसे मैंने तुम्हारे बारे में ड्यूमन से सुना था। वो लोग तुम्हें शैडो मोनाक कहते हैं, फ्रॉम द डार्कनेस। पर क्या तुम मुझे बता सकते हो शैडो मोनाक वो तुम्हारा क्या लगता है? पर ये सुन के सुहो गुस्से में कहता है, तुम्हें देख के लगता है तुम्हारे पास काफी सवाल है, पर मुझे नहीं लगता मुझे उनकी जवाब देने की जरूरत है अभी। मैं बस तुम्हें पूरी तरह से क्रश कर दूंगा और उसके बाद तुमसे सवालों का जवाब लूंगा। बेरुता भी कहता है, यंग मोनाक प्लीज बी केयरफुल। अब तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये एपोस्टाइल कितना ताकतवर है। पर वो कहता है, डोंट वरी बेरू, मैंने प्रिपरेशन करके रखा है। अराइज। और तभी उसके पीछे से कई सारे शैडोज बाहर निकलने लगते हैं, जो देख के वो एपोस्टाइल स्माइल करने लगता है और सोचता है, मैं अब समझ चुका हूँ, ये सेम ऑथोरिटी ऑफ डार्कनेस है जो कि मैंने वहाँ पे बैटल फील्ड में देखा था। अब सुहो के पीछे भी बिल्कुल सन जिनबू की तरह कई सारे अलग अलग शैडोज को देखते हैं। एक एक करके वहीं पे हम रूलर ऑफ द स्वाम ब्लू काकासा बेनाम को देखते हैं, जाइंट डिजर्ट सेंटिपाइड को देखते हैं और उसके बाद द टॉम वार्डन सी का ग्रेड एलीट उसको देखते हैं। तभी सुहो अपने हथियार को रेडी करते हुए कहता है, ये वो बॉडीज वो बीस्ट है जिनको कि मैंने इसी दिन के लिए बचा के रखा था।
अब समय आ चुका है फुल फोर्स के साथ फाइट करने की। और अब सुहो के पीछे ग्रे, एसील, उसके सारे शैडो सब कुछ थे, वो भी ग्रे के साथ मर्ज हो जाता है, फाइट करने के लिए तैयार होता है। एपिसोड की शुरू में हम बहुत सारे शैडोज को एक साथ देखते हैं, जिनको कि इससे पहले हमने सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में नहीं देखा था। सारे के सारे शैडोज संग सुहो के पीछे है। वहीं पे बो इतारिम या फिर ली मिनसियांग ये देख के हंसने लगता है। तभी एक नोटिस आता है, एक अर्जेंट क्विस्ट सुहो के लिए अपीयर होता है। क्विस्ट उसे यानी ली मिनसियांग या फिर इतारिम एपोस्टाइल को मारने का या फिर उसे हराने का। सुहो ये देखता है और सोचता है, द क्विस्ट, वो मुझे ली मिनसियांग को हराने के लिए कह रहा है, तो बात यहाँ तक पहुँच चुका है। हाँ, वो मोमेंट आखिर आ ही गया जब मुझे किसी को मारना होगा। फिर से उसके सामने हम उसी एपोस्टाइल को देखते हैं, वो अपना तलवार आगे करता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम वही एपोस्टाइल को देखते हैं। वो अपना हाथ जोड़े सोच रहा है, जब से मैंने इमोशंस को समझा है तब से मेरे अंदर कुछ अजीब अजीब से चेंजेस आ रहे हैं। मेन बॉडी की मेमोरी, वो भी एक फ्रेगमेंट के अंदर। आई थिंक मैं समझ सकता हूँ डार्कनेस को कैसा लगता होगा। सच में मुझे अब उसके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी फील हो रहा है। ऐसा कोई जो कि इतना ज़्यादा ताकतवर है, ऐसा कोई जो कि किसी और डायमेंशन में आ चुका है और अकेला ही दूसरे डायमेंशन की आर्मी को रोक रहा है। मैं सच में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ उस डार्कनेस के बारे में, जिसे देख के इतना लोनली लगता है उसके आर्मी के साथ। आई वंडर मुझे अपनी जवाब इससे मिल सकता है क्या। वो ये सोच ही रहा था, तभी इस तरफ हम देखते हैं काकासा वेनम या फिर उसकी शैडो, वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर वो कुछ करता उससे पहले ही हम देखते हैं वो अपोस्टाइल अपने एक तलवार की स्लैश से उस शैडो को ही पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और अपने आप को अपने ही पंखों से पूरी तरह से ढक लिया था। तभी कुछ देर बाद जब वो देखता है सामने, उसके सामने सुहो था जो कि एक खतरनाक पंच मारता है उसे आके। वो अपनी पंखों की मदद से ही उसे रोकता है और तभी वो भी उस पर उसके हमलों का जवाब देने लगता है और सोचता है वो अपनी सोल्जर्स के द्वारा मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और खुद पर्सनली फाइट कर रहा है। क्या वो क्लोज कॉम्बैट में सच में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है? और तभी वो सुहो के ऊपर एक खतरनाक स्लैश करता है, जिसे कि किसी तरीके से सुहो थोड़ा सा झुक के बच जाता है, पर उसके पीछे जितने सारे शैडोज थे वो जगह लगभग पूरी तरह से तबाह हो जाता है। पर तभी हम उसके पीछे एसील को देखते हैं जो कि अपने हथियार के साथ उस पर खतरनाक हमला करती है, पर वो अपोस्टाइल अपने बेयर हैंड से उसकी स्पीयर या फिर उसकी हथियार को रोक देता है। एसील के सामने सच में ये बंदा बहुत बहुत बड़ा लग रहा था साइज में। वो उसे उठा लेता है और कहता है, तुम तो उन सारे ब्लैक सोल्जर्स में से नहीं हो। एसील डरने लगती है, पर वो कुछ करता तभी देखते हैं सुहो उसके ऊपर आके जोरदार एक लात मारता है, जिसकी वजह से हम उसके आर्मर में थोड़ा सा क्रैक होते हुए देखते हैं। तभी वो पीछे घूमता है और कहता है, क्या बात है, तुम खुद फाइट कर रहे हो, तुम अपने ब्लैक सोल्जर्स को यूज क्यों नहीं करते? ये सुन के सुहो कहता है, क्या ब्लैक सोल्जर्स? अगर तुम सच में उन्हें इतना देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी एपोस्टाइल के पीछे से धूल उड़ने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे रीका को, वो उसके पीछे अपीयर होता है और वहाँ पे रेत का कुछ टॉर्नेडो जैसा बना देता है, जिसमें वो उस एपोस्टाइल को कैद कर लेता है। वो एपोस्टाइल पीछे रीका को देखने लगता है और धीरे धीरे हम देखते हैं वो सारी रेत उसको ढकने लगता है। तभी सुहो अपने पंच को रेडी करता है और एक खतरनाक पंच मारने के लिए तैयार होता है। यहाँ तक कि कुछ ही देर बाद वो जाके वहाँ पे खतरनाक पंच मारता है, जिससे वहाँ पे चारों तरफ धूल उड़ने लगता है। पर तभी कुछ ही देर बाद जब वो वहाँ पे देखता है, हम देखते हैं उन्हीं धूल के बीच उसकी आंखें चमकने लगता है और वो इंस्टेंटली सुहो के पास आता है, उसको एक खतरनाक स्लैश मारता है और उसके पीछे एसील और सारे शैडोज को स्लैश मारने लगता है। एसील को भी चाकू मारता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। यहाँ तक कि सुहो उसके सामने आता, कुछ करता। तभी वो एपोस्टाइल कहता है, हाउ डिसअपॉइंटिंग, तुम्हें पता है डार्कनेस की सोल्जर्स
बहुत बेहतरीन सोल्जर्स हैं, यहाँ तक कि वो लोग अपने मर्जी से फाइट कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेन किया गया है। तुम्हारी पावर तो बस उससे सिमिलर है, फिर भी तुम कह सकते हो कि ये कंप्लीटली अलग है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम्हारे पास डार्कनेस जैसा ऑथोरिटी है, फिर भी तुम फाइट नहीं कर सकते। अब सूहो की इस हिल की हालत हम बहुत ज़्यादा खराब देखते हैं। वो एपोस्टाइल कहता है, तुम सच में बहुत कमज़ोर हो, सच में बहुत बहुत कमज़ोर। सूहो भी अब समझ जाता है और सोचता है कि ली मिनसियांग से ये बंदा बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि अब तो लगता है उसकी एबिलिटीज़ वो एक एस रैंक जैसा ताकतवर है। तभी वो एपोस्टाइल दौड़ते हुए सूहो के पास जाता और उसके ऊपर स्लैश करने लगता है और कहने लगता है, अब समझ में आया डार्कनेस इतना लोनली क्यों लगता है, क्योंकि इस दुनिया में उसके जैसा ताकतवर, उसे राइवल करने वाला कोई है ही नहीं। इतने ज़्यादा ताकतवर जो है उसको ऐसे समझने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ये सुन के सूहो सोचता है, क्या पापा वो अकेले है? दूसरी तरफ वो अब उसके ऊपर एक के बाद एक स्लैश करे जा रहा है। उसके ग्लव्स की हालत भी हम ख़राब देखते हैं और तभी कुछ ही देर बाद सूहो का ग्लव्स पूरी तरह से टूट जाता है। नोटिस आता है आइटम वोल्केन्स हॉर्न वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और तभी वो एपोस्टाइल सूहो के पेट में वो तलवार घुसा देता है। उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। उसके मुंह से पेट से खून निकल आता है। एसील चिल्लाती है, यंग मोनार्क, पर तभी वो कहता है, तुम्हें अब तक तुम्हारे पावर्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है ना? और सोचता है, और इसी वजह से इसके अंदर जो ऑथोरिटी ऑफ डार्कनेस है उसे मैं ले लूँगा और इसको एक बिलीवर बना दूँगा। उसके बाद सब कुछ मेरे हिसाब से होगा और एक बार जब ऐसा हो जाएगा शायद मैं डार्कनेस को भी समझ पाऊँ कि वो कैसा फील करते हैं। अब हम वो चाकू सूहो के पेट के अंदर देखते हैं। सूहो की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। वो सोचता है, क्या मुझे अपने पावर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है? हाँ, अगर मैं सोचूं, ली मिनसियांग ने भी यही कहा था। उसे ली मिनसियांग की सारी बातें याद आने लगता है। क्या मेरे स्टैट्स और मेरे स्किल, क्या मुझे इन सब के अलावा और कुछ चाहिए स्ट्रांग बनने के लिए? तभी हमें पास्ट की बात दिखाया जाता है। हम देखते हैं बेरू को। वो कहता है, यंग मोनार्क, आप अपने शैडो ट्रांसफॉर्म वेपन्स का यूज़ क्यों नहीं करते? वो कहता है, क्योंकि वोल्केन हॉर्न्स उससे ज़्यादा ताकतवर है, उसकी अटैक पावर्स भी ज़्यादा है और ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होता है एक साथ ऑथोरिटी और बॉन्ड स्किल को यूज़ करना। और मैं भी उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ कि मैं शैडो ट्रांसफॉर्म वेपन का यूज़ कर सकता हूँ। पर बेरू कहता है, क्यों यंग मोनार्क, आप तो जीनियस है, आई एम श्योर आप कर सकते हैं। मैं बेरू ये गारंटी दे सकता हूँ। पर वो कहता है, नहीं बिल्कुल ठीक है। ऑल्सो तुमने कहा था ना पापा भी कभी शैडो ट्रांसफॉर्म का यूज़ नहीं करते बैटल में। ट्रस्ट मी, कोई रीज़न तो ज़रूर होगा ना कि वो भी ये यूज़ नहीं कर सकते। पर उसकी ये सारी बातें सुन के बेरू कहता है, अगर आप ऐसा ही मानते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है यंग मोनार्क। अब सूहो सोचने लगता है, कब ये सब कुछ शुरू हुआ? कब मैंने अपने लिए अपने ही लिमिट्स को डिफाइन करना शुरू करा, वो भी इतने आसानी से? अच्छा, यहाँ पे जो भी सीन्स होंगे मैं वो आपके सामने लाऊंगा और सूहो बन के नरेट करूंगा। अब बस सीन्स को देखो और समझो। ओह, अब समझा। मेरा वो हैबिट, जब मैं एवेकनिंग एग्जाम में फेल हो चुका था उसके बाद मेरे कंप्रोमाइज़ करने की हैबिट। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, मैंने एवेकन होने के बाद एक भी सिंगल पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करा। हाँ, वैसे मुझे ड्रॉ करना पसंद तो है। तभी फिर से उसे ली मिनसियांग की बात याद आता है। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। इवेंचुअली एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब तुम्हें एक डिसीजन लेना ही होगा। हाँ बिल्कुल, जैसा कि उसने कहा, मैं सिस्टम के ऊपर सब कुछ छोड़ रहा हूँ। मेरे पापा से मिलना, यहाँ तक कि मेरे मॉम को ढूंढने की बात, वो मैं करूँगा जब मैं ताकतवर बन जाऊँगा, या फिर वो मैं करना चाहता हूँ। मैं ताकतवर बनना चाहता था क्योंकि मुझे अपने अंदर वो ताकत नहीं मिल रहा था। कब आखिर मैं
ऐसे पापा के फुटस्टेप्स पर चलना चालू किया, वो भी इतने दूर तक। पापा को मेरे जैसा एक कॉपी नहीं चाहिए, पापा को उनके जैसा भी एक कॉपी नहीं चाहिए। मुझे ढूंढना होगा कुछ ऐसा जो कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। और तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं सुओ के नाक मुंह से खून निकल रहा है। वो कहता है अराइज। एपोस्टाइल का तलवार उसकी बॉडी के आर पार हो चुका है। एपोस्टाइल ये देखता है और कहता है ओह, अब मुझे याद आया, ब्लैक शैडोज वो तो इमोर्टल होते हैं, है ना? चाहे उन्हें कितने बार भी मारो, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम्हारे सोल्जर्स हजारों बार ट्राई कर ले, वो लोग मुझसे लड़ नहीं सकते। पर तभी उसके सामने कुछ अजीब होने लगता है। जितने भी सारे सोल्जर्स थे वो आपस में ही फ्यूज होने लगता है। अब ये देख के एपोस्टाइल वो सोचता है क्या सोल्जर्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, या तक कि डार्कनेस ने भी इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। क्या एक क्राइमेरा? और तभी हम फ्यूजन हुए शैडोज को एक साथ देखते हैं। एसील के सामने ग्रे भी अलग होके आ जाता है। सुहो को भी हम बदलते हुए देखते हैं। तो फिर अब क्या सुहो को कोई नया ताकत मिलेगा? क्या उससे वो उसे हरा पाएगा? अगर आपको देखना है जल्दी से लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।